आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। एपिसोड 21 अधिराज और आरू के रिश्ते की बात। अधिराज की इंटीमेसी। अब आगे। अधिराज नीचे सभी को देख ही रहा था, तभी उसको अपने कमर पर कुछ फील होता है। वह जैसे ही साइड में देखता है तो उसकी बिजनेस पार्टनर, जिसकी उम्र यही करीब 27 से 28 साल की रही होगी, वह उसके पास आते हुए बड़े ही सेलेक्टिव टोन में, हेलो मिस्टर राजावत। ये सुनते ही अधिराज सिगरेट पीते हुए जो आरू को देख रहा था, उसकी नजर साइड में खड़ी रिद्धि सिंह पर गई, जो अभी कुछ देर पहले काफी प्रोफेशनल होकर उसके साथ मीटिंग कर रही थी। उसे देखते हुए अधिराज की त्योरियां चढ़ जाती है और वह उसकी तरफ मुड़कर रेलिंग से अपनी पीठ टिकाकर रिद्धि की कमर में हाथ डाल अपने पास खींच लेता है और बोलता है, तो मिस रिद्धि सिंह आप आई गई अपनी औकात पर। उसके ऐसा बोलने पर भी रिद्धि को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी उंगली अधिराज के गालों पर सहलाते हुए बोलती है, अब क्या करूं, कोई इतना ज्यादा हॉट हो और अपने पास हो, यदि छोड़ दिया तो फिर इस जिंदगी का क्या फायदा। ये बोल वह अधिराज की गर्दन में अपने दोनों हाथों को फंसाकर उसके पास आ जाती है। अधिराज के हाथ उसकी दोनों कमर पर कस जाते हैं। नीचे तो लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी, पर सबसे ऊपर मंजिला प्राइवेट मीटिंग के लिए ही बनाई गई थी, जहां एक शांत वातावरण था। अपने कमर पर हाथ फील होते ही वह इतना तो जान जाती है कि अधिराज की मर्जी है, क्योंकि वह इतना तो जानती थी यदि अधिराज की मर्जी रही तब तो अच्छी बात है, पर यदि उसकी मर्जी नहीं रही, सामने वाले इंसान कहां गायब होगा पता ही नहीं चलेगा। बस फिर क्या था, वह आगे झुककर अधिराज की सिगरेट को ले अपने होंठ रख देती है और फिर वही सिगरेट से धुआं उसके ऊपर छोड़ते हुए उसके होठे पर होंठ रख देती है। अधिराज वैसे ही खड़ा एक साइड आरू को देख रहा था, तभी आरू की नजर अनायास ही ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है, जिस पर दो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखते ही ना जाने क्यों आरू को अपना उस रात वाला किस याद आ जाता है, जिससे उसके चेहरे पर शर्माहट आने लगती है, पर वह खुद को कंट्रोल करती है। तभी प्रियांशु उसे खींचते हुए ले जाता है। ये देख अधिराज के हाथ रिद्धि की कमर पर कस जाते हैं और वह उसे और भी ज्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों ही किस में एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिना ये परवाह किए कि उनके अगल बगल भी कोई हो सकता है। वही मीटिंग रूम के कमरे में प्रीतम और वैभव, जो अब तक कॉन्ट्रैक्ट फाइल को रीड कर रहे थे, वो दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही सामने का नजारा देख दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी प्रीतम सामने अधिराज को देखते हुए कह नहीं सुधर सकता। तभी वैभव अधिराज को देख अपना सिर हिला वहां से दोनों निकल जाते हैं और साथ में बाहर खड़े गार्ड को बोलते हैं, यहाँ से दरवाजा लॉक कर दो जब तक कि अंदर से कोई ना कहे। वह गार्ड हाँ में सिर हिला देता है और वो दोनों नीचे उतर जाते हैं। वही रिद्धि किस करते हुए अपने ब्लेजर को वहीं पर उतार देती है। फिर अधिराज को खींचते हुए वह रूम में ले जाती है, जिसमें कुछ देर पहले मीटिंग चल रही थी। वहां पर सिर्फ सोफा और सेंटर टेबल ही था। तभी रिद्धि अपने शर्ट को रिमूव कर वहीं पर फेंक देती है और जाकर अधिराज के गोद में बैठ बड़े ही सेलेक्टिव तरीके से उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। तभी अधिराज उसे अपने से दूर करते हुए उसकी तरफ एक पेपर बढ़ाता है, तो रिद्धि इन रोमांस के बीच में ऐसे पेपर को लाते हुए देख रही थी। वह अधिराज को देखने लगती है तो अधिराज उसे इशारा करता है। रिद्धि जब उन पेपर को पढ़ती है तो वह कुछ पल के लिए अधिराज को देखती है और फिर साइन करते हुए बोलती है, वैसे काफी मामूली शर्त रखी है आपने। अधिराज सिगरेट पीते हुए, यही मामूली शर्त कुछ लोगों की जान पर बनती है। रिद्धि उसकी बातों को इग्नोर कर वहीं पर रखे हुआ गिलास में वाइन भर उसके होठों पर लगाते हुए बोलती है, ये जाम हमारी एक दूसरे के रात के लिए। ये बोल वह वाइन का गिलास एक झटके में पी जाती है और अगले ही पल वह अधिराज की गर्दन को चूमने लगती है। अधिराज उसे ऐसा करने से सिलेक्टेड हो चुका था। वह अगले ही पल उसके ब्रा को खोलकर फेंक देता है और उसे सोफे पर धकेल देता है और उसके ऊपर हावी होने लगता है। यह महसूस करते ही रिद्धि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे अपने पास खींच लेती है। वही नीचे लगभग सभी की सारी शॉपिंग हो चली थी। अनिरुद्ध अपनी मां की वजह से रुका था, नहीं तो उसे यहाँ पर रुकने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वही प्रियांशु और आरू अब तक सारी मॉल को घूम चुके थे और अपने मन भर पेट भर अपना मनपसंद खाना खा चुके थे। अब आजकल के बच्चों का मनपसंद खाना क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, यमी फेस। तभी आरू की नजर फिर से ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है और बोली, प्रियांशु देखना ऊपर का फ्लोर कितना खूबसूरत लग रहा है, चल चल कर देखते हैं। तभी प्रियांशु बोलता है, वो प्राइवेट स्वीट लगता है, हम वहां पर नहीं जा सकते। तभी आरू जिद करते हुए, चलना, तुझे पता है ना मैं बहुत कम ऐसे मॉल में आ पाती हूँ। ये सुनते ही प्रियांशु को उस पर प्यार आ जाता है और वह उसे चलने को बोलता है। वह ऊपर के सीढ़ियों पर जाते हैं, तभी उन्हें ऊपर एक गार्ड दिखता है। प्रियांशु बोलता है, गार्ड नहीं जाने देंगे। तभी आरा एटीट्यूड में, ऐसा भी कोई काम हुआ है जो हम लोग ना कर पाए। तभी प्रियांशु कुछ सोचते हुए बोलता है, वैसे ये काम करो, तुझे घूमना है ना, मैं तब तक इसको संभाल कर रखता हूँ, तुम जाओ। आरू हाँ में सिर हिलाती है। तभी प्रियांशु अचानक सीढ़ी पर गिर जाता है और जोर से रोने लगता है। किसी की रोने की आवाज सुन गार्ड इधर उधर देखता है कि उसकी नजर एक लड़की पर जाती है। वह उसके पास जाकर बोलता है, क्या हुआ, लड़की रो क्यों रहा है। तभी प्रियांशु रोते हुए, हे ब्यूटीफुल अंकल, देखिए ना मेरे इस नाजुक से पैरों में चोट लग गया। अपने लिए ब्यूटीफुल सुन वो काला मोटा मूंछों वाला आदमी खुश हो जाता है, क्योंकि भाई आज पहली बार उसे किसी ने ब्यूटीफुल कहा था। उन दोनों को आपस में बचा देख आरू धीरे ऊपर के फ्लोर पर चली जाती है। वह देखती है वहां पर काफी खूबसूरत से प्लांट किए गए थे। एक तरफ झूला भी लगा था जिस पर बैठ वह झूलने लगती है। चारों तरफ नजर दौड़ाती है तो हर जगह सोफा की कतार लगी थी, ऐसा लगता था यहाँ पर काफी सारे लोग बैठकर मीटिंग करते होंगे। अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज सुन उस रोने दिशा की तरफ मुड़कर जाने लगती है। तभी उसे एक कमरा दिखता है जो कि हल्का सा खुला था। वह धीरे से अंदर जाती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, पर उसे एक सोफा दिखता है जो कि ऊंचाई ऐसी थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसे वहीं से आवाज आ रही थी। वहां पर एक लड़की की सिसकने की, रोने की आवाज आ रही थी। तो वहां पर किसकी लंबी लंबी सांसों की आवाज। तभी आरू बोलती है, कौन है। यह आवाज सुनते ही अधिराज, जो रिद्धि के साथ लव नहीं कर रहा था, वह अचानक रुक जाता है। न जाने क्यों, लेकिन यह आवाज सुन उसकी आंखों में कुछ तो होकर गुजर जाता है। तभी वहां पर गार्ड को अचानक दरवाजा खुला दिखता है तो वहां एक लड़की को देख हैरान हो जाता है। वह चिल्लाकर, ए लड़की, तू वहां क्या कर रही है। वह दौड़ते हुए आरू की तरफ देख बोलता है, लड़की बाहर निकाल। तभी आरू बोलती है, गार्ड अंकल चलो ना हेल्प करते हैं। ये केवल जैसे ही जाने लगती है, गार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। ये देख आरू को गुस्सा आ जाता है। वह जैसे ही अपने स्किल का प्रयोग करने वाली होती है, उससे भी ज्यादा ताकतवर वह गार्ड था। वह उसके हाथ पकड़ लेता है और खींचते हुए बोलता है, निकलो यहाँ से। ये क्या उसे डोर के बाहर धकेल देता है। आरू जो गिरते गिरते बचती है, तभी उसे प्रियांशु पकड़ लेता है और वह खड़े होकर बोलता है, ये क्या हरकत है अंकल, आप किस तरह से किसी लड़की के साथ बिहेव कर रहे हैं। प्रियांशु को अचानक अपने पैरों पर खड़ा होता देख उसे गार्ड की आंखें छोटी हो जाती है। अभी कुछ देर पहले रो रहा था, उसके पैरों में दर्द नहीं पा रहा है। वह समझ जाता है कि जरूर इन दोनों ने उसकी चुटकी ली है। वह दोनों को वहां से निकालते हुए, यह एक प्राइवेट फ्लोर है, यहाँ पर मालिक के सिवा किसी को इजाजत नहीं है। तभी आरू बोलती है, पर अंदर किसी की रोने की आवाज आ रही है। तभी प्रियांशु बोलता है, ऐसी बात है तो चलो मैं चलता हूँ। तभी वह गार्ड बोलता है, क्या तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, देखने से तो तुम 20 से 22 साल से लगते हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि अगर एक लड़का लड़की प्राइवेट रूम बुक करते हैं तो क्या होता है। ये सुनते ही प्रियांशु चुप हो जाता है। तभी आरू झगड़ते हुए बोलती है, क्या होता है। प्रियांशु उसका हाथ पकड़ चल यहाँ से, यह बोल उसे खींच कर ले जाता है। वही कमरे में अधिराज अब तक आरू की आवाज सुन चुका था और वह अपने सामने अधमरी लड़की को देखता है और उठकर खड़ा हो जाता है और बालकनी में जाकर सामने ढलते सूरज को देखने लगता है और अपनी सिगरेट निकाल अपने मुंह में रखते हुए बोलता है, तुम इस तरह से मुझे इफेक्ट कर रही हो कि तुम्हारी एक आवाज से मैं किसी को जिंदा छोड़ दिया। मुझे तुमसे दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर बन जाएगी। ये बोल आंखें बंद करता है तो उसे आरू की वही हंसती खिलखिलाती चेहरा नजर आता है। शायद अधिराज को ये बात समझ आ चुकी थी कि उसे पहली नजर से ही आरू के प्रति झुकाव होने लगा है और वह झुकाव वह जानता था कि यदि उसका जुनून में बदल गया तो आरू की जिंदगी इसी सोफे पर पड़ी हुई लड़की की तरह ही होगी और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने अपने मन में कुछ सोच वह किसी को फोन लगा देता है। सामने शिव को फोन पर बोलता है, पता करो मेरी शादी किससे करने वाली है माम। ये बोल कॉल रख देता है। अब तक उसने यह बात पता करने की जहमत नहीं उठाई थी कि उसकी शादी किससे कराई जा रही है, क्योंकि ये धीरेन्द्र राजावत का डिसीजन था। भले ही उनसे बात नहीं करता था, पर उनकी हर बात को सर आंखों पर रखता था। अब ना चाहते हुए भी वह आरू के प्रति झुकाव को समझने लगा था, क्योंकि वह जितने समय भी रिद्धि के साथ था उसके मन में सिर्फ वही लड़की चल रही थी।
वही आरू नीचे प्रियांशु को चिल्लाते हुए, प्रियांशु ये क्या हरकत है, छोड़ो मुझे, देखो हमें उसे बचाना चाहिए। तभी नीचे बरखा भी उन सबके पास पहुंच जाती है और वो पूछती है क्या हुआ, तुम लोग गला फाड़ कर चिल्ला क्यों रहे हो। तभी आरू कुछ और कहती, तभी प्रियांशु बरखा के कान में कुछ कहता है जिससे सुन उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी प्रियांशु इशारा करता है तो बरखा कहती है चल तू पहले मैं तुझे बताती हूँ, ये बोलो से लेकर चली जाती है। वही राजावत विला, राधिका जी ने गिरवाल फैमिली को अपने घर पर इनवाइट किया था। अचानक बुलाने का मतलब कोई समझ नहीं पाया क्योंकि कल के दिन से हल्दी शुरू होने वाली थी, पर इस तरह उन सभी को आज बुलाना उन्हें समझ नहीं आया। जब वो सभी वहां पर पहुंचते हैं तो राधिका उन्हें अपने स्टडी रूम में बुलाती है। स्टडी रूम में इस समय अमित, विक्रम, वीरेंद्र, राजन और राधिका मौजूद थे। सभी वहां बैठे रहते हैं। तभी राधिका बोलती है हमने जो बचपन में तय किया था उस हिसाब से अब वह समय आ गया है। तभी अमित बोलता है आपका क्या कहने का मतलब है भाभी। तभी राधिका उनकी तरफ मुड़ते हुए अब हम सभी आपस में एक रिश्तेदार बन जाए जिसका तय हुआ था। शायद ये बात राजन और अमित समझ जाते हैं। तभी राजन जी बोलते हैं पर बेटा जी इतना जल्दी कैसे, अभी तो अपने रिया बिटिया की शादी पर अनाउंस करने की बात की थी। तभी गायत्री धीरेन्द्र जी को इशारा करती है तो धीरेन्द्र जी बताते हैं राजन हमारे कुल गुरु से हम आपकी दी हुई कुंडली और अधिराज की कुंडली को दिया गया था, उनकी कुंडली के मेल के हिसाब से बहुत सारी बाधाएं हैं। अमित थोड़ा घबरा कर कौन सी बाधाएं। तभी राजन जी बोलते हैं उनके हिसाब से अगर शादी आने वाले एक हफ्ते में इस शुभ मुहूर्त पर हो जाती है तो समझ लीजिए जो दोस्त अधिराज पर है वो कुछ समय के लिए टल सकती है और शादी उनकी सफल होने के चांस है, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें इन दोनों को झेलनी पड़ सकती है और सबसे जात कन्या को। आपको पता है राजन की मेरे कुल गुरु गलत कभी नहीं होते हैं, यह सुनते ही राजन परेशान हो जाते हैं। तभी राधिका बैठते हुए अंकल क्या कोई परेशानी है। तभी राजन जी बोलते हैं बेटा परेशानी यह है कि जिससे शादी होने वाली है उसकी और अधिराज के मेल की, दोनों के अंदर जमीन आसमान का अंतर है, दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, कैसे इन दोनों का मेल होगा। राधिका एक गहरी सांस लेकर हमें पता है कि अरुंधति बहुत खुले विचारों की है और उनके अंदर अभी बचपना है, पर हमें विश्वास है कि वह अपने इन्हीं बचपनों से अधिराज को अपने काबू में कर सकती है और अभी वह एक कच्ची मिट्टी है जिसको हम अपने हालात अनुसार उनको तराश सकते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं बेटा, बात रचना की भी है, वह इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। तभी राधिका की तेज आवाज आती है उन्हें मनाना पड़ेगा क्योंकि बात मेरे बेटे की सवाल की है। बीच में अमित उनकी तरफ मुड़ते हुए अगर सच बताऊं अगर इस रिश्ते की बात है तो मैं खुद कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से हो। ये सुनते ही राधिका के हाथों की मुठियां कस जाती है। तभी राधिका बोलती है आपकी मंजूरी हो चाहे ना हो आप अपने वचन से बंधे हैं और यदि आपने वचन तोड़ने की कोशिश की तो फिर राजावत फैमिली से दुश्मनी लेना आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। ये सुनते ही अमित का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है पर वो कुछ कह नहीं पाता। तभी अचानक डोर पर एक आवाज आती है किस रिश्ते की आप लोग बात कर रहे हैं। यह आवाज सुन सभी हैरानी से वहां पर देखते हैं तो रचना खड़ी रहती है। एपिसोड 22 अधिराज और आरू गिरे स्विमिंग पूल में, हल्दी होली, राधिका अधिराज की बहस। अब आगे राधिका सभी लोगों से बात कर ही रही थी तभी उसे डोर पर रचना की आवाज आती है किसकी शादी की बात हो रही है। यह आवाज सुन सभी डोर पर देखते हैं तो हैरानी के मिले जुले भाव लिए रचना खड़ी थी। राधिका उन्हें अंदर बुलाती है, वह अंदर आती है। तभी अमित जैसे ही कुछ कहने वाले होते हैं राधिका उनको हाथों के इशारे से कुछ चुप रहने का बोलती है। तभी राधिका बोलती है दरअसल मैं रिया की शादी की बात कर रही हूँ। शादी पर हर कार्यक्रम को सही तरीके से होना बड़ा जरूरी है। हमारे कुल पंडित बोले हैं हर काम मुहूर्त में होना चाहिए। सभी राधिका की तरफ देखने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा पर कोई उस समय कुछ बोलता नहीं। तभी रचना बोलती है पर हमने तो अभी आरू की शादी की बात सुनी। ये सुन तभी अमित बोलते हैं रचना तुम्हें सुनने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, दरअसल हम वैभव की शादी की बात कर रहे थे कि रिया की शादी के बाद हम वैभव की शादी का भी कार्यक्रम शुरू करेंगे और शायद तुम्हें कंफ्यूजन में आरू का नाम सुना होगा या फिर तुम्हारे दिमाग में आरू ही चल रही होगी। तभी रचना अपने सर पर मारते हुए अरे हाँ मैं आप लोगों को इसलिए बुलाने आई थी, आरू घर पर आ गई होगी और हमें ना देखो यहाँ पर पहुंचे, इससे पहले हम वहाँ पर चलते हैं। तभी विक्रम जी बोलते हैं जी अगर बिटिया यहाँ आ भी गई तो क्या हुआ। ये सुनते ही रचना जी कुछ सोचते हुए बोलती है आप उनके बारे में तो जानते हैं वो मासूम है, चुलबुली है और अपने इसी मासूमियत में वो कुछ भी बोल जाती है और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी का दिल दुखी बोल चली जाती है। हर कोई रचना जी को देख रहा था कि उनके बात और उनके भाव दोनों ही अलग दिख रहे थे। सभी नीचे जाते हैं तो दादी बोलती है अरे रचना बेटा खाना तो खाकर जाए। रचना उनके सामने आकर बोलती है माँ जी हम घर पर चलेंगे, वहाँ पर भी खाना बना है और इस तरह से खाना को वेस्ट करना भी अच्छी बात नहीं है। ये बात सुन कोई कुछ नहीं कहता। कुछ देर में ग्रेवाल परिवार वहाँ से चला जाता है। वही रात को 11 बजे अधिराज की गाड़ी राजावत विला में रुकती है। गाड़ी विला में रुकते ही अधिराज बाहर निकलता है। वह देखता है घर में पूरा सन्नाटा था। नियम था सभी एक टाइम पर अपने कमरे में चले जाते थे। जैसे ही अधिराज घर में इंटर कर सीढ़ियों पर चढ़ने जाता है वैसे ही उसे एक कठोर और तेज आवाज आती है रुकिए अधिराज। यह आवाज सुन अधिराज रुक जाता है। यह आवाज उसकी माँ की थी। वह पीछे मुड़ता है तो देखता है राधिका जी एक बड़ी सी चेयर पर बिना किसी भाव के वहां बैठी थी। जब भी राधिका जी इस तरह से चेयर पर बैठ और यदि कभी किसी को किसी काम के लिए बुलाती थी तो वह बात बहुत जरूरी होती थी। अधिराज अपने गले की टाई को खोलते हुए अपने कोट को निकाल अपने हाथ पर टांग सोफे पर जाकर बैठ जाता है और उन्हें ही देखने लगता है। तभी अधिराज बोलता है क्या हुआ मॉम, आप इस तरह से इतनी रात को जाग रहे हैं, कोई खास वजह जिसे मैं जान सकता हूँ। राधिका अधिराज को देखते हुए जिसका बेटा अपने घर में किसी फैमिली के साथ न रहता हो, ना उसके साथ खाता पीता हो, जिसका बेटा बिजनेस की जिम्मेदारी तो निभाता है पर परिवार की जिम्मेदारी क्या है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, जिसका बेटा दिन भर ऑफिस में और रात को किसी अलग अलग लड़कियों के साथ वक्त बीताता हो, वह अपने घर में एक सुकून चैन से सांस कैसे ले सकती है। ये सुनते ही अधिराज उन्हें देखने लगता है पर उसके चेहरे में कोई गिल्ट नहीं था। तभी अधिराज कहता है मॉम ये मेरी जिंदगी है और इसे मैंने खुद चुनी है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। तभी राधिका थोड़ी ऊंची आवाज बोलती है अधिराज शायद आपने सुना नहीं, हमने आपकी शादी तय की है और आपको नहीं लगता कि एक इंसान को शादी तय होने से उसे अपने एक लिमिट में रहना चाहिए। आप इस तरह से बाहर जाएंगे तो उस लड़की पर क्या बीतेगी जिस लड़की से आपकी शादी हो रही है। तभी अधिराज की थोड़ी तेज आवाज आती है मिसेज राधिका राजावत, शादी आपने तय की है और आपके उस सुकौल परिवार मैंने नहीं। मैंने यह बात पहले ही बता दी थी कि मुझे शादी नहीं करनी और जिस भी से शादी यदि करा भी रहे हैं तो एक बार उसे लड़की को मेरे मिजाज के बारे में जरूर बता दीजिएगा, पर आप लोग जबरदस्ती उसे लड़की को मेरी जिंदगी में झोंकना चाहती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने पहले भी कह दिया है और अभी कह रहा हूँ मैं एक आग हूँ और जो भी आग को बुझाना चाहेगा ये आग बुझेगा नहीं बल्कि भड़केगा और विशाल रूप लेगा। तभी राधिका उठते हुए बोलती है एक बात आप ध्यान से अपने दिमाग में रख लीजिए, आपको जिसे खुद से डराना हो डराए, मुझे आपसे कोई डर नहीं लगता। माँ हूँ मैं आपकी 9 महीना इस कोख में रखकर आपको जन्म दिया है, इसलिए मुझे डराने की कोशिश करिएगा भी मत। और दूसरी बात एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, जितनी जिंदगी जीना है आपको जी लीजिए, पर जिस दिन आपकी जिंदगी में आपकी वाइफ आएगी आप किसी भी लकड़ी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, चाहे कोई आपको कितना भी प्रोवोक करे, नहीं तो फिर भूल जाएगा कि आपकी कोई माँ भी है। ये वो अपने कमरे में चली जाती है। ये सुनते ही अधिराज के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। आखिर उसकी एक ही तो कमजोरी थी, उसकी माँ, और उसकी माँ भी उससे रिश्ता तोड़ने की बात कर रही थी। ये सुन अधिराज गुस्से में वहां से उठ तुरंत बाहर निकल जाता है। एक बार राधिका फिर से पीछे मुड़कर देखती है तो अधिराज बाहर निकल चुका था। वही बात अच्छे से जानती थी कि अगर वही बात कहेंगे तो अधिराज पूरी तरह से टूटेगा बिखरेगा, पर यह करना जरूरी था। वो मन में बोलती है अधिराज मैं आपको आरू की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी, मैं आपको पहले जैसा देखना चाहती हूँ और एक नॉर्मल तरह से। ये कह वह अपने रूम में चली जाती है। वो रूम में देखती है तो विक्रम जी सोए हुए थे। ये देख राधिका जाकर बेड पर लेट जाती है। तभी विक्रम पीछे से उनके कमर में हाथ डालते हुए बोलते हैं तो अपनी हिटलर गिरी दिखाकर आ गई। ये सुनते ही राधिका उनकी तरफ मुड़ती है और जाकर विक्रम के सीने में अपना सर छुपा सिसकने लगती है। विक्रम कुछ नहीं बोलता और उनके सिर्फ बालों को सहलाता रहता है। कुछ ही देर में रोते रोते वह सो जाती है। आखिर एक यही जगह थी जहां पर वह कमजोर पड़ती थी।
नहीं तो हर जगह अपनी सख्त नजर ही रखा करती थी। विक्रम उनके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कौन न कहेगा कि इतनी सख्त औरत के पीछे इतनी ज्यादा मासूम औरत है। ये कह वह उनके माथे को चूम लेते हैं और उन्हें अपने बाहों में भर लेते हैं। अगली सुबह राजावत विला में हल्दी का जोरों जोरों से तैयारी हो रहा था। चारों तरफ खूबसूरत से गेंदे का पीला कलर का फूल से डेकोरेट किया गया था और कुछ पर्दे भी येलो कलर में लगवाए गए थे। हल्दी की रस्में शाम को शुरू होने वाली थी और लगभग 4 बज चुके थे। आज से गिरवार फैमिली भी इस फैमिली में पार्टिसिपेट करने वाली थी। आरू और बरखा भी अपने कॉलेज से छुट्टी लेने वाले थे। कॉलेज में हर प्रोग्राम को फिलहाल के लिए रोक दिया गया था। कॉलेज खुद धीरेन्द्र राजावत का था और हर किसी को इनवाइट किया गया था, इसलिए फ्रेशर पार्टी भी एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दी गई थी। आरू किचन में खड़ी पूजा को कब से बकबक किए हुए खड़ी थी। चाची हल्दी क्यों लगाई जाती है? तभी पूजा बोलती है, मेरी गुड़िया पहले के समय हल्दी तो इसलिए लगाई जाती थी कि दुल्हन का निखार हो जाए, इसलिए शादी से तो एक हफ्ता 15 दिन पहले ही लड़की को हल्दी लगाई जाती थी। पर अब के समय में ऐसा कुछ नहीं है। अब के समय हर चीज को कम कर दिया गया है और सिर्फ नाम का ही हल्दी रह गया है। लोग आते हैं, अपने हाथों में थोड़ी सी हल्दी लेकर चेहरे पर लगाकर निकल जाते हैं। तभी आरू कुछ सोचते हुए बोलती है, अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे सारे लोग हल्दी में ही डूब जाए तो। पूजा आरू की तरफ देखने लगती है और बोलती है, तुम्हारी इस शैतानी की वजह से हमें डांट भी पड़ सकती है। तभी यार उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, आप ना हमारे सपोर्ट में। तभी पूजा उसकी नाक खींचते हुए, अच्छा मेरा बच्चा ओके और प्लान क्या है? तभी पीछे से प्रियांशु आरू दोनों कमर को पीछे से पकड़ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, मेरी चाची मैंने प्लान ऑलरेडी तैयार करके रखा है। ये सुनते ही सभी एक दूसरे को हाई फाई करते हैं। वही बाहर दादी शिल्पा को बोलती है, शिल्पा आपको लड़कों वालों के यहाँ से हल्दी लाने जाना था और अभी तक आप गई नहीं। तभी शिल्पा बोलती है, माँ कितना दूर घर है, ही 5 मिनट तो लगेगा, बस में जा रही हूँ। ये कह वो वहाँ से निकल जाती है और बड़बड़ाती हुई कि जितना भी बाहर काम हो मुझे ही दौड़ाना रहता है इनको। ये बोल वह प्रीता को आवाज लगती है। प्रीता जल्दी कर, प्रीता भी उनके साथ निकल जाती है। लगभग 1 घंटे बाद शिल्पा भी लड़कों वालों की तरफ से हल्दी लेकर आ जाती है। अब जहाँ पर हल्दी का मंडप सजाया गया था वहाँ पर रिया को ले जाकर बैठाया जाता है। रिया का पूरा चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखें एकदम लाल, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है या तो उसने रोया है या तो वह रात भर सोई नहीं थी। हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। पहले हल्दी राधिका जाकर उसके गालों पर लगती है। राधिका को देख रिया अपना मुंह मोड़ लेती है। ये देख राधिका एक नजर सामने विक्रम को देखती है तो विक्रम उसे आंखों के ही इशारों से शांत रहने को बोलती है। वही गहरी सांस लेकर रिया का सर थपथपा उठ जाती है। तभी धीरे धीरे सभी एक एक कर उसे हल्दी लगाने लगते हैं। प्रीता रिया को हल्दी लगाती है और बोलती है, प्रीता जल्दी कर, मुझे भी दी को हल्दी लगाना है। तभी प्रीता उस हल्दी को उठ जाती है और आरू जैसे ही हल्दी लगाती है और जाने लगती है वैसे ही प्रीता पूरा उसके मुंह पर हल्दी लगा देती है। ये देख आरू चिढ़ जाती है और बोलती है, प्रीता की बच्ची, तू रुक, अभी तुझे बताती हूँ। ये बोल वह हल्दी लेकर उसके पीछे दौड़ती है। रचना जी जब ये सब देखती है तो वह थोड़ी परेशान सी हो जाती है। उनकी परेशानी की वजह ये थी, उनके बगल में बैठी दादी बोलती है, दुल्हन के बाद की हल्दी जिसको लगती है ज्यादातर देखा गया है उसके बाद शादी का नंबर उसी का होता है। ये सुन रचना को अच्छा नहीं लगता। अब जो हल्दी शुरू हुई थी बच्चों में, अब वो हल्दी होली का रूप ले चुकी थी। आरू और प्रियांशु ने जो पहले से ही प्लान बना रखा था उसकी शुरुआत प्रीता ने ही कर चुकी थी। इन सभी होली में सभी शामिल हो गए थे। तभी प्रियांशु जो खुद अब हल्दी लग चुका था वह आरू को इशारा करता है और जब आरू उस दिशा में देखती है तो बरखा खड़ी थी और उसके पीछे श्रुति छुप रही थी। तभी दोनों जाकर एक बाल्टी में पानी ले जाकर बरखा और श्रुति के ऊपर डाल देते हैं। यह अचानक होते ही बरखा और श्रुति की चीख निकल जाती है। सभी बरखा की तरफ देखते हैं तो वह पूरी तरह से भीग चुकी थी। तभी राधिका की तेज आवाज आती है, तुम सबके सब बाहर जाकर होली खेलो, यहाँ पर गंदगी मत मचाओ। बरखा ये देख उसे दौड़ाती है। तभी आरू दौड़ते हुए प्रियु भाग, काली मैया पीछे पड़ गई है। आरू जो जोर से दौड़ते हुए भागती है तभी उसकी अचानक किसी के साथ टक्कर होती है और उस टक्कर में उसे इंसान को लेते हुए वहीं पर लंबे चौड़े स्विमिंग पूल में गिर जाती है। ये देखते ही सभी के सभी डर के खड़े हो जाते हैं क्योंकि आयु जिसके साथ गिरी थी वह कोई और नहीं अधिराज था। एपिसोड 23, बहुत शौक है ना अपनी बॉडी शो ऑफ करने का, प्लीज देवल अंकल छोड़ दो मस्ती। अब आगे हल्दी की रस्म में जैसा आरू और प्रियांशु ने सोचा था अपनी पूरी तैयारी हल्दी को होली बनाने की रख चुकी थी, पर शुरुआत प्रीता ने कर दिया जिससे धीरे धीरे सभी आपस में बच्चे एक दूसरे को हल्दी लगाने लगाते हैं। वहां पर खड़े बरखा और श्रुति को सूखे सूखे देख प्रियांशु और आरू दोनों एक दूसरे को इशारा कर उन दोनों के ऊपर सीधे एक बाल्टी पानी ही डाल देते हैं, जिससे दोनों ही चिढ़ जाती है। बरखा गुस्से में उन दोनों के पीछे दौड़ती है। तब तक अपने पीछे बरखा को आते देख आरू स्पीड में भागती है। आरू तेज भागने की वजह से वह आते हुए इंसान से टकरा वहां पर बड़े स्विमिंग पूल में छपाक से गिर जाती है। यह नजारा देख वहां पर सभी के सभी खड़े हो जाते हैं। सामने कोई और नहीं अधिराज था जो वैभव के साथ अपने ऑफिस से आया हुआ था, क्योंकि आज रिया की हल्दी थी। अधिराज को ऐसे गिरता देख सभी की सांसें अटक जाती है। हर किसी को अब बस यही डर था कि आगे अधिराज क्या करने वाला है। बड़े से लेकर बूढ़े से लेकर छोटे तक सभी की नजर आरू और अधिराज पर ही थी। आरी जो पानी में गिरने की वजह से उसी में हाथ पांव चलाने लगी थी, बचाओ बचाओ बचाओ, अरे मेरे को जीना है, अरे कोई तो बचा लो रे बाबा, हे भगवान प्लीज मुझे बचा लो, तुम जितना कहोगे उतना तुम्हें मैं लड्डू चढ़ाऊंगी। ये सब वह आंखें बंद किए हुए बोले जा रही थी। तभी वह अपने आप से बोलती है, यार पानी में भी कोई बोलता है। ये बोल अपनी एक आंख खोल चारों तरफ नजरें दौड़ती है तो देखती है पानी तो उसके सिर्फ सीने तक आ रहा था, बाकी तो वह डूबी ही नहीं थी। तभी उसे महसूस होता है किसी ने उसे अपनी कमर से पकड़ा हुआ है। वह सामने देखती है तो उसे काफी चौड़ा ब्रॉड चेस्ट दिखता है, जो पानी में भीगने की वजह से उसके सर उसकी बॉडी से चिपक चुके थे। इस वजह से उसके अंदर से उसकी कसी हुई बॉडी काफी अच्छे से रिवील हो रही थी। आरू उसके बॉडी को एक टक निहारते हुए खाए, क्या बॉडी है, क्या ये रियल है? ये बोल उसकी बॉडी पर अपने हाथ चलाकर उसे छूने लगती है, जैसे ये कंफर्म करना चाहती हो कि यह रियल है या फिर नकली। तभी वह अपनी नजरें ऊपर करती है तो उसकी आंखें दो गुस्से और लाल आंखों से जा मिलती है, जिसे देख हड़बड़ाकर और डरकर 2 कदम पीछे हो जाती है, जिससे वह वापस पानी में डूब जाती है। वो फिर से हाथ पैर मारने लगती है। अधिराज फिर से उसका हाथ पकड़ उसे बाहर खींचता है। उसके ऐसे खींचने से आरू के हाथ उसके सीने पर चले जाते हैं। स्विमिंग पूल दूर होने की वजह से घर वाले बस यही देखते हैं कि दोनों पानी में है, पर पास में खड़े बरखा वैभव की नजर अधिराज पर ही थी कि कहीं अधिराज गुस्सा न करे। अधिराज की नजर आरू के चेहरे पर एकदम टिक चुकी थी। आरू जिसने येलो रंग की नीलेंथ फ्रॉक पहनी थी, जिससे पानी में जाने से उसकी फ्रॉक ऊपर उठ चुकी थी। फ्रॉक कंधे पर 2 डोरों के सहारे थी, जिससे उसका पूरा कंधा दिख रहा था। उसको ऐसे देख अधिराज के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। पानी में गिरने की वजह से उसके लंबे बाल पूरे पानी में भी कर उसकी बॉडी से चिपक चुके थे। पानी की बूंदें उसके चेहरे से होते हुए उसके गर्दन से सरक कर नीचे जा रही थी। ये देख न जाने क्यों अधिराज का गला सूखने लगता है। अधिराज की नजर उसकी उस गुलाबी होठों पर जाती है जिसे वह आज तक नहीं भूला था। तभी उसकी नजर चारों तरफ जाती है। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता जाता है क्योंकि जिस हिसाब से आरू ने कपड़ा पहना था हर कोई उसे ऐसे ही देख रहा होगा। यह महसूस होते ही उसका एक हाथ आरू की कमर पर कस जाते हैं। आरू को दर्द होने लगता है क्योंकि यह एक सख्त हाथ था जो उसके नाजुक कमर को बुरी तरह से कस रहा था, जो डरकर आंखें नीचे कर उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि अधिराज अपने हाथ पानी में डाल उसकी थाई पर रख दी थी। यह महसूस करते ही आंसू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अधिराज बुरी तरह से उसकी थाई को मसलने लगता है। अधिराज के हाथ पानी में होने की वजह से कोई समझ नहीं पाता। आर को दर्द होने लगता है और आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह बेहद धीमी आवाज में रोते हुए बोली, छोड़ो। अधिराज उसे नहीं छोड़ता बल्कि उसके और पास आते हुए बोलता है, तुमको बहुत शौक है ना अपनी बॉडी शो ऑफ करने का। आस को दर्द होने लगता है और वह हल्की हंसी में बोलती है, अंकल प्लीज छोड़ो ना। अपने लिए अंकल सुन तो उसका गुस्सा और चढ़ जाता है। वह उसके पास उसके भाई को मसलते हुए, आज के बाद मुझे तुम ऐसे कपड़े पहनते हुए नहीं दिखनी चाहिए। वह और कुछ का पाता तभी वैभव की आवाज आता है। आरू वैभव की आवाज सुन आर झट से अपनी आंखें खोलती है जो दर्द से बनना, और वैभव को देख रोते हुए बोलती है, भाई मुझे पानी से निकालो, मुझे पानी में डर लगता है। ये बोल वह अपने हाथ उधर फैला देती है। वैभव तुरंत उसका हाथ पकड़ बाहर खींच लेता है और अपने खाली हाथों को देखने लगता है। अधिराज अपने बालों को पानी पीछे करते हुए बाहर निकलता है। पानी में भीगने से उसकी बॉडी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई थी। हर किसी की नजर उस पर टिक जाती है। शर्ट के बटन खुले होने से और आरू के सीने पकड़ने से उसके बटन और खुल जाते हैं, जिससे उसका ब्रॉड चेस्ट और दिखता है। वहां पर आई कई लड़कियां जो हल्दी की रस्म में शामिल होने के लिए आई थी। उनकी नजर तो जैसे ठीक ही गई थी। बरखा जो खुद आंखें फाड़े देख रही थी, तभी पीछे से आए आदित्य ने उसकी आंखों पर हाथ रख बोलता है, ऐसे किसी को ताड़ना गलत बात है।
ये सुनते ही बरखा अपने होश में आती है और आदित्य को देख घूरती है। तभी प्रियांशु आरू के पास दौड़ते हुए, बनी तू ठीक है? आरू हाँ में सिर हिलाती है। हर कोई हैरान और खुश दोनों था, क्योंकि अधिराज इतना कुछ हो जाने के बाद भी कुछ नहीं किया। इस बात से लोग हैरान भी थे और खुश भी थे, क्योंकि अधिराज का गुस्सा है सबसे ज्यादा खतरनाक था। तभी राधिका वहां पर आते हुए, बहुत हो गया तुम लोग का होली, अब जाकर अपने कपड़े चेंज करो। आरू रोनी सी शकल बना प्रियांशु को देख बना लेती है। शायद वह ये कहना चाहती थी कि उसे और खेलना था, पर बरखा उसे खींच कर ले जाने लगती है और उसे जाते जाते एक नजर अधिराज को घूरती है। अधिराज अपनी आंखें छोटी कर लेता है तो आरू उसे घूरते हुए बोलती है, देविल तुम्हारी वजह से मेरी हल्दी खराब हो गई, जस्ट वेट एंड वॉच देख लूंगी मैं, ये बोल वह चली जाती है। अधिराज हैरानी से इस पिद्दी सी लड़की को देखते रह जाता है कि यह कैसे उसे धमकी देकर चली गई। वहां पर खड़े बहुत लोगों ने उसकी बात सुनी थी। आई कुछ बोलने को होता है तभी दादी बोलती है, बेटा बच्चे हैं माफ कर दो। अधिराज कुछ नहीं बोलता और अपने कमरे की तरफ चल जाता है। तभी आरू जो रोते हुए जा रही थी वह अधिराज के घर में घुसते ही अचानक रुक जाती है। तभी प्रियु क्या हुआ? आरू तिरछी नजरों से प्रियांशु को देख कुछ इशारा करती है। प्रियांशु जाकर आदित्य के पास खड़ा हो जाता है और बोलता है, भाई आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वैभव जिसको थोड़ा सा भी शक नहीं होता वह बोलता है, वह बड़ी मां का कॉल आया था हल्दी में शामिल होने के लिए। वह इतना ही बोल पाता है तब तक उसके ऊपर एक बाल्टी पानी छप्पर से गिरता है, जिससे आदित्य हड़बड़ा कर दूर हो जाता है। वह पीछे देखता है तो आरू की जोर से खिलखिलाने की आवाज गूंज जाती है। वही अधिराज के कानों में जैसे ही आवाज पड़ती है वह बालकनी से खड़ा होकर बाहर देखने लगता है। जो अभी दरी सहमी सी खड़ी थी आरू अचानक फिर से वह अपने मस्ती में आ चुकी थी। आदित्य जब ये देखता है तो वही बड़े बाल्टी को स्विमिंग पूल में भरता है और जोर से खींचकर फेंकता है तो आरू जाकर वैभव के पीछे छूट जाती है और पूरा पूरा पानी वैभव पर गिर जाता है। ऐसे ही सभी एक दूसरे से पानी की होली खेलने लगते हैं। राधिका कुछ बोलने वाली होती है तभी विक्रम कहते हैं, छोड़िए ना राधिका जी, इन बच्चों से ही तो पता चल रहा है कि हल्दी है, नहीं तो कहाँ कुछ पता चलता। थोड़ी देर मस्ती कर लेने दीजिए। राधिका कुछ कह नहीं पाती और गहरी सांस लेकर बस एक ही बात बोलती है, जितना हल्दी खेलना है खेलो। फिर आरू और प्रियांशु की तरफ इशारा करते हुए, तुम दोनों पूरे के पूरे गार्डन की सफाई कर देना, ये बोल चली जाती है। लगभग सभी लोग चले जाते हैं। ये बात जैसे ही आरू और प्रियांशु के कान में जाती है वह दोनों अपना होली खेल छोड़कर वही धम्म से जमीन पर बैठ जाते हैं। उन दोनों की दशा देख वही खड़ी बरखा हंसने लगती है। एपिसोड 24, जब मेरे खुद की पैदाइश पर शक है तो तेरे पैदाइश का क्या बताओ मस्ती। अब आगे आरू और प्रियांशु की हल्दी की होली खेलने के बाद राधिका उन्हें साफ ही कह देती है कि जितना भी उन्होंने ये रायता फैलाया है उसे खुद समेटना है। ये जैसे ही वह दोनों सुनते हैं दोनों अपना खेल छोड़ वही धम्म से जमीन पर बैठ जाते हैं और सर पकड़ लेते हैं। ये देख बरखा वहीं पर हंसने लगती है। उसकी हंसी देख आदित्य उसे ही देखता ही रह जाता है। तभी वैभव बोलता है, तो मिल गया तुम लोग को सुकून। वह इससे ज्यादा कुछ कह पाता कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वह मैसेज देख वह तुरंत अंदर चला जाता है। आरू मायूसी से आदित्य को देखती है। आदित्य कंधे उचकाकर वहां से चला जाता है। तभी श्रुति ताली बजाते हुए आती है और बोलती है, तो तुम दोनों चूहा और चुहिया, क्या ख्याल है? सारी की सारी मस्ती टाइफिस हो गई। प्रियांशु बोलता है, तू छिपकली अपनी जुबान से एक और शब्द मत निकालना। तभी श्रुति बोली, अरे पहले तुम दोनों चूहा चुहिया पूरे गार्डन के चक्कर तो लगा लो, उसके बाद मुझे कुछ कहना। प्रियांशु उठता है तो श्रुति वहां से भाग जाती है। तभी रचना बरखा को आवाज लगाती है तो रचना की जी कहती है, उन दोनों की मदद करने की सोचना भी मत। जब पूरी रात यहाँ की सफाई करेंगे तो अकल ठिकाने आएगी और आगे से ऐसा कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये बोल वह बरखा को लेकर अंदर चली जाती है। जब ये बात आरू सुनती है तो आरू रोने सी सूरत बनाकर बोलती है, प्रियु सच सच बता, क्या तेरे घर में कभी यह बात हुई है कि मैं अपनी मां की खुद की बेटी हूं या कहीं और से उठाकर लाई दी हूं? प्रियांशु वही घास पर लेटकर बोलता है, जब मेरे खुद की पैदाइश पर शक है कि मैं अपनी मां का ही बेटा हूं या कहीं से उठाकर लाया हूं तो मैं तेरे पैदाइश का क्या ही जानूं। आरू भी उसी के बगल में लेट जाती है। ये सब वहां खड़ा अधिराज देख रहा था और उसके हाथ की मुठ्ठियां कसी हुई थी। उसे न जाने क्यों पर प्रियांशु और आरू का इस तरह पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी उसे वैभव की आवाज आती है तो वह उस तरफ चला जाता है। शाम ढल चुकी थी और दोनों ही गार्डन की सफाई कर रहे थे, पर अभी तक एक हिस्सा भी नहीं हुआ था। दोनों का ही मुंह लटका हुआ था। तभी दादाजी राधिका को देखते हुए, राधिका शायद तुमने इन दोनों को ज्यादा ही टफ पनिशमेंट दे दिए, देखो ना दोनों कितने मासूम हैं। तभी शिल्पा उनको देखते हुए, पापा आपको ये दोनों मासूम लगते हैं, मुझे तो पूरे पूरे शैतान के बच्चे लगते हैं। ये बोल शिल्पा को अचानक अपने आगे पीछे ठंड का एहसास होता है। वह देखती है कि वहां पर बैठी रचना और राधिका या यूं कहूं सभी की सभी उसे घुरते हैं। तो शिल्पा हथलाते हुए, मेरा कहने का मतलब बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं ही। तभी राधिका धीरेन्द्र जी को देखते हुए, पापा ये जरूरी है, और रही बात कम से कम इन्हें यह एहसास हो जाएगा कि खेल एक लिमिट तक ही ठीक होता है, कोई कुछ नहीं कहता। तभी बरखा बोलती है, मां मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूं। ये कह वह बाहर चली जाती है। तभी आदित्य अपने कपड़े चेंज कर नीचे आकर बोलता है, मां मेरे लिए आप चाय बनवा दो, बस मैं बाहर टहल कर आता हूं। ये बोल वह भी निकल जाता है। तभी पीछे से श्रुति बोलती है, भाई मुझे भी आपके साथ बाहर टहलने चलना है। ये बोल वह भी जाती है। तभी प्रीता किचन से आते हुए, मां चाय बन गया है, आप सभी को दे देना, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी पूजा उठते हुए बोलती है, गर्मी न जाने मुझे ही क्यों लग रही है, बाहर हवा लेकर आती हूँ। ये कह वह चली जाती है। सभी को कुछ गड़बड़ लगता है। सभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर उठकर जैसे ही घर बाहर निकलते हैं सामने का नजारा देखते ही बन रहा था। सभी गार्डन की सफाई करवा रहे थे। आरू और प्रियांशु जिसकी हालत रोने की जैसी हो गई थी और वही दोनों हंसते खेल खिलाते सारे गार्डन की सफाई करवा रहे थे। और आरू तो एक जगह बैठकर सारे सामान को बता रही थी। बरखा देख वहां पर रह गया, भाई वो कपड़ा भी हटा दो, जैसे वह सभी की बॉस बन गई थी। ये देख दादा दादी सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी विक्रम बोलते हैं, देख रही है ना राधिका, चाहे कितनी भी दिल के अंदर शैतानियां है पर हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा खुश रहते हैं और एक दूसरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। राधिका जी की नजर तो सिर्फ आरू पर थी। वो मन में बोलती है, शायद मेरा डिसीजन सही है, भले ही तुम कितनी भी ज्यादा शैतानियां करो, पर एक ऐसी पावर ऐसी है तुम्हारे पास कि तुम हर किसी को अपने पास खींच लेती हो। ये सोच गहरी सांस लेती है और सभी अंदर चली जाती है। वही बाहर सभी अब तक हल्दी का सारा डेकोरेशन हटा दिया था। बाहर सभी हंसते गुनगुनाते हुए सारा काम समेट चुके थे। सभी उसी स्विमिंग पूल में अपना हाथ मुंह धो फिर जाकर कपड़े चेंज कर बाहर ही बैठ जाते हैं। आरू और प्रियांशु की तो कपड़े ऐसे ही सूख चुके थे। रात के लगभग 8 बज चुके थे। अधिराज जो अपने रूम में बैठा मीटिंग कर रहा था, वह कुछ देर पहले ही जब बाहर आया था तो बाहर सभी को एक साथ देखा था। उसकी नजर वैभव पर जाता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि वैभव अभी कुछ देर पहले इमरजेंसी काम बात कर अधिराज से विदा लेकर भागा था और इन सभी के साथ मस्ती करता देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वही घर के अंदर सभी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। आज गिरवार फैमिली भी यहीं पर डिनर करके जाने वाली थी। तभी विक्रम जी सारे बच्चों के बारे में पूछते हैं तो पूजा कुछ खाना का बाउल दोनों हाथों में लेकर निकल बोलती है, भैया जी आज सारे बच्चों का इस गार्डन में खाने का मन है और मैं भी उन सभी बच्चों के लिए ले जा रही हूँ। ये क्या अजीत को घुरती है तो अजीत बोलता है, हाँ ले जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। ये क्या उसके साथ बाहर चला जाता है। तभी शिल्पा बोलती है, टोटल जोरों का गुलाम है। तभी दादी बोलती है, अभी भी पूजा के अंदर कितना बचपना है कि बच्चों से काफी ज्यादा लगाव रखती है। बाहर सभी अब तक डिनर कर चुके थे। आरू की अलसाए आवाज में बोलती है, भाई। वैभव उसे देखते हुए, सोचना भी मत। आरू मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, प्लीज ना, आपकी यह छोटी सी गुड़िया कितनी ज्यादा थक गई है। ये सुन वैभव कुछ बोल नहीं पाता। आरू उसके पीठ पर जा बैठ जाती है और वैभव उसका हाथ पकड़ते हुए लेकर चला जाता है। ये देख सभी हंसने लगते हैं। वही अंदर स्टडी रूम में अमित और राजन दोनों ही बैठे हुए थे। तभी राजन बोलता है, क्या सोचा है आपने राधिका बेटा। विक्रम भी राधिका को ही देख रहा था कि उसने क्या डिसीजन लिया है। तभी राधिका उन सभी को कुछ बताती है, जिसे सुन अमित बोलता है, ये क्या कह रही है आप भाभी, और यह कैसे पॉसिबल है। ये बात यदि रचना को पता चलेगा तो वह बहुत नाराज हो सकती है। तभी राधिका बोलती है, मेरे पास यही एक उपाय है, बाकी अगर आपके पास कुछ बेटर हो तो बता सकते हैं, पर मैं अपनी बेटी की शादी में किसी भी कोई भी प्रकार का हटम नहीं चाहती हूँ। कोई कुछ बोल नहीं पाता। वही अधिराज अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह आंखें बंद करता है तो उसे आरू का ही पानी में भीगा हुआ शरीर, उसकी वह नीली आंखें, उसकी वह बचपना, हर चीज उसकी आंखों के सामने एक रील्स की तरह चलने लगता है।
अधिराज तुरंत उठकर बैठ जाता है और बालकनी में खड़ा हो जाता है और सिगरेट निकालकर कश लेते हुए बोलता है, तुम मेरे दिमाग में ऐसे हावी नहीं हो सकती हो। लड़कियां मेरी कमजोरी नहीं है, लड़कियां खुद मुझे चुनती हैं, पर मैं क्यों खींचा जा रहा हूँ। वह अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अपनी और आरू की हुई वह किसकी घटना याद आती है। वह झटके में अपनी आंख खोल देता है। ये क्या हो रहा है। वह अपनी जेब से सिगरेट निकाल उसे जला अपने मुंह में सिगरेट खींचने लगता है। शायद यह उसे कुछ टेंशन में कम करने का काम करता है। किसी की आंखों में नींद नहीं था तो वही रिया भी थी, अपने रूम में सुनी आंखों से सीलिंग को देख रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है। वह सामने देखती है तो राधिका जी होती है। राधिका को देख वह अपना सर पिलो में छुपा ले जाती है। राधिका उसके पास बैठती है और रिया के सर को सहलाने लगती है। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी राधिका जी बोलते हैं, बेटू। वह इतना ही कह पाती है कि रिया उनकी गोद में सर रख उनके पेट को पकड़ रोने लगती है। आखिर उसकी मां जब भी बेटू कहकर उसके पास आती थी तो सिर्फ उसकी मां होती थी, नहीं तो हमेशा वह एक राधिका राजावत जो एक रूड इंसान ही बनी रहती थी, जिसको अपने अलावा किसी की बातें सुनाई और ना ही समझ आती थी। रिया उनके पेट से लग रोती रहती है। तभी कुछ देर तक राधिका नहीं बोलती। उसके बाद उसका चेहरा हाथों में लिए बोलती है, बेटा मां बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं चाहती है। तभी रिया बोलती है, पर आप बुरी है मां, आपने ये जानते हुए कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ आप मेरी किसी और से शादी कर रही है। ये सब बोल वह रोने लगती है। तभी राधिका उसकी आंखों से आंसू पोंछकर उसको बैठाती है और उसका चेहरा हाथों में लिए बोलते हैं, बेटा वह लड़का आपके लिए सही नहीं है। तो रिया बोलती है, वह अनिरुद्ध भी मेरे लिए सही नहीं है। आपकी सोचो, वह लड़का जो ये जानता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ वह मुझसे कैसे शादी कर सकता है। राधिका बोलती है, रिया प्यार में इतना भी पागल नहीं बनना चाहिए कि सच और झूठ का फर्क ही ना समझ पाओ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह तुम्हें यूज कर रहा है, तुम्हारे पैसों को। तभी रिया बोलती है, कोई मुझे यूज नहीं कर रहा है, वह मेरे लिए ही अपनी खुद की कंपनी को एस्टैब्लिश कर रहा है ताकि मुझसे शादी कर सके। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं उसी से शादी करके रहूंगी क्योंकि मैं भी आप ही की बेटी हूं, जिद्दी। राधिका मुस्कुराते हुए, सोचो जब आप जिद्दी हो तो आपकी मां कितनी जिद्दी होगी। मैं भी देखती हूँ आप उससे कैसे शादी करती है। ये सुन रिया रोने लगती है तो राधिका उसके माथे को चूम उसे सोने का बोल वहां से चली जाती है। राधिका जैसे ही रूम से बाहर जाती है, रिया रोते हुए बोलती है, आई हेट यू मम्मा, आई हेट यू। वही आरू अपने रूम में सो रही थी। बरखा भी उसी के साथ सो रही थी। तभी अचानक आरू की जोर से चीखने की आवाज आती है तो घर के सभी लोग जाकर आरू के पास भागते हैं। एपिसोड 25, डेविल डेविल प्लीज मुझे बचाओ। अधिराज का गुस्सा, प्रीता की चिढ़। अब आगे आरू अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसकी अचानक चीख बुझती है जिससे बरखा उठकर बैठ जाती है। तभी वह आरू को देखती है जो पसीने से तरबतर थी और वह अपने हाथ पैर इधर उधर फेंक रही थी। उसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर रखा है और एक नकाबपोश आदमी अपने हाथों में चाकू लिए उसके पास उसके गालों पर वह चाकू घुसाने लगता है, जिससे आरू के गालों से खून बहने लगता है। वह आदमी बोलता है, उस राजा की चिड़िया इतनी सुंदर होगी मुझे तो पता ही नहीं था। ये बोल उसके गाल में जोर से चाकू धंसाने लगता है जिससे आरू उठकर बैठ जाती है। तब तक सभी लोग कमरे में आ चुके थे। आरू बिस्तर पर ही सपने में हाथ पैर चलाए जा रही थी। रचना जी एकदम परेशान सी हो जाती है। आरू को ऐसे देखकर वह तुरंत उसके पास जा उसे गले लगा लेती है। आरू जोर जोर से सांस लेने लगती है और रोते हुए बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। डेविल डेविल प्लीज मुझे बचाओ। ये बोल अचानक उसकी आंखें खुलती है क्योंकि वैभव एक गिलास पानी पूरा उसके चेहरे पर उड़ेल देता है ताकि वह अपने होश में आ सके। वह तुरंत अपनी आंखें खोलती है। सामने रचना जी को देख वह तुरंत उन्हें कसकर पकड़ लेती है और रोने लगती है। उसका रोना सुन रचना जी घबरा जाती है। वह उसे चुप कराते हुए, बेटा शांत हो जा, क्या हुआ है तुझे, तू क्यों रो रही है, क्या प्रॉब्लम है बेटा, कौन सा सपना देखा तूने, क्या फिर से उस डेविल का सपना था। आरू नाम से हिलाते हुए बोलती है, नहीं मां, यह उससे भी बड़ा डेविल था, बहुत गंदा था यह। तभी अमित जी उसके पास उसके प्यार से बाल से हिलाते हुए बोलते हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ सपना होता है जैसे इमेजिन करने पर रात को आते रहते हैं, बेटा सपना कभी सच नहीं होता है। पर आरू मान ही नहीं रही थी। तभी रचना जी बरखा को कुछ इशारा करती है। बरखा ड्रॉ से एक टैबलेट निकलती है और आरू के मुंह में रख उसे पानी पिला देती है। कुछ ही देर में आरू नींद के आगोश में चली जाती है। रचना जी को अपनी बेटी की यह हालत देख आंखों में आंसू आ जाता है। वह उसको सुला देती है और बरखा का उसको ख्याल रखने का बोल अपने कमरे में चली जाती है। वह अपने रूम में बैठ पर बैठी सिर्फ रही थी। तभी अमित बोलते हैं, रचना परेशान मत होइए। तभी रचना उनको देखते हुए, आप यह बात अच्छे से जानते हैं, उसके साथ यह सब बचपन से हो रहा है और गुरुजी ने भी आपसे क्या कहा था आप भूल गए। रचना जी रोते हुए अमित से बोलती है, मैं कैसे शांत हो जाऊं। अब वह धीरे धीरे 21 साल की होने वाली है और गुरुजी ने कहा था कि 21 साल के होते होते या उससे पहले उसकी शादी एक शुभ मुहूर्त पर हो जानी चाहिए, नहीं तो उस पर का जो खतरा है वह कभी खत्म नहीं होगा। अमित की रचना को समझाते हुए, आप पहले शांत हो जाए, हम फिर से गुरुजी से मिल लेंगे। तभी रचना जी बोलती है, नहीं हम कल ही गुरुजी से मिलने चलेंगे। तभी अमित जी बोलते हैं, गुरुजी सावन का महीना है इसलिए वो महारुद्राभिषेक के लिए राजस्थान गए हैं, 15 दिन से पहले फ्री नहीं होंगे। अभी उसे 21 का होने में 6 महीने का टाइम है, तब तक हम गुरुजी से भी मिलेंगे और आप बेफिक्र रहें। हम लोगों के रहते हुए हमारी बेटी को कुछ नहीं कर सकता है। रचना कुछ नहीं बोली और ऐसे ही अमित के सीने से लगे रोते से सख्ती हो जाती है। अमित रचना को सोते देख उन्हें बिस्तर पर लेट उनके माथे को चुम बोलते हैं, हमारी बेटी का रक्षा कवच का कुंडली तो मिल चुका है, बस वह इंसान ऐसा है जिसे आप नहीं पसंद करती, पर जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर रहेगा। ये बोल वह भी आंखें बंद कर देते हैं। अगली सुबह आज राजावत विला में मेहंदी की रस्म था। अपने अपने टाइम पर सब उठ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिए थे। वही शिल्पा प्रीता को आवाज लगाते हुए, प्रीता कहाँ है तू, मैंने जो डिजाइनर को कपड़े के लिए बोला था वह आया नहीं, तुम जाकर एक बार देख लो। प्रीता जो अपनी मां के ऑर्डर देने से थक चुकी थी वह किचन से आते हुए खिजलाकर बोली, मां या तो तुम मुझसे किचन का काम करवा लो या तुम मुझे अपनी बाहर का काम करवा लो। यार तुम्हें सिर्फ मैं ही मिलती हूँ ऑर्डर देने के लिए। प्रीता को चिढ़ा देख शिल्पा बोलती है, हाँ अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, अब तो बात तुम्हें आएगा ही। जब मैं तुम्हारे आगे पीछे ऐसे ही दौड़ा करती थी तब मेरी थकान नहीं होती थी। ये बोल मुंह बना वह सोफे पर बैठ जाती है। तभी दादी शिल्पा को घूरते हुए, तुम उसके आगे पीछे घूमकर कोई एहसान नहीं करती थी, वो तुम्हारा फर्ज था। शिल्पा अपना मुंह खोलती कि तभी आदित्य बाहर आते हुए, मॉम मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप चाची के ही कंपनी से अपने कपड़े बनवा लो, हर चीज आपके टाइम पर डिलीवर हो जाएगा, पर नहीं आपको तो पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है उनसे। तभी पूजा दादी का चाय लेकर उनको देते हुए बोलती है, आदित्य अगर मेरे कंपनी से यह कपड़ा ले लेगी तो इनकी नाक नहीं कट जाएगी। या सुनते ही शिल्पा उसे घूरने लगती है। तभी प्रीता किचन में बड़बड़ाते हुए, रिया दी आई मिस यू, आप रहती थी तो किचन का कितना काम करती थी और अब सिर्फ मेरे सर पर पड़ने वाला है। तभी श्रुति किचन में बगल में स्लैब पर बैठते हुए, डोंट वरी मेरी बहना, तेरी यह छोटी बहन है और वो तुझे कभी अकेले में नहीं रहने देगी, ये बता मुझे क्या करना है। तभी प्रीता हाथ जोड़ते हुए, तुम अपना एहसान मेरे ऊपर रखने दो, यहाँ एक काम करोगी नहीं 4 काम बिगड़ोगी। ये बोल वह उसे खींचते हुए किचन से बाहर कर देती है। तभी श्रुति बराबराते हुए, साला मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, सही कहती है आरू, तुम्हारे अलावा मेरी कोई टैलेंट को नहीं समझता। तभी पूजा उसके सिर पर मारते हुए, अंधा को अंधे को समझ सकते हैं, ये बोल चली जाती है। श्रुति ये सुन खुश हो जाती है पर अगले ही पल आदित्य बोलता है, चाची ने तुम्हें अंधा कहा। जैसे ही श्रुति को ये बात समझ आती है बस जोर से चिल्लाती है, मम्मा। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। राजावत कॉर्पोरेशन, वही अधिराज इस समय ऑफिस में बैठा हुआ था। इस समय वह मीटिंग रूम में अपनी चेयर पर बैठ सामने एक तक देख रहा था। इस समय मीटिंग रूम में लगभग 15 से 20 लोग थे और सभी की हालत खराब थी। पिछले 3 घंटे से सभी की मीटिंग चल रही थी। 2 दिन पहले अधिराज ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सभी के साथ डिस्कस किया था। ये प्रोजेक्ट ज्वेलरी डिजाइन्स के थे। यूएसए से जॉन थॉमस जो वहां का नामी गिरामी आदमी और वहां का बहुत बड़ा बिजनेस था, उसकी बेटी की शादी थी और वह राजावत कंपनी यानी कि राधिका राजावत कॉर्पोरेशन इंडिया से लेकर विदेश तक वह 10 कंपनी को चुने थे, जिसकी भी डिजाइन अच्छी लगेगी वह अपने सारे ज्वेलरी का ऑर्डर उसे ही देने वाला था। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, या यूं कहो करोड़ों में डील होने वाली थी और वही अधिराज ने हर टीम से उसकी डिजाइन की मांग की थी और पिछले 3 घंटे से वह सभी को रिजेक्ट करता जा रहा था और रिजेक्ट के साथ साथ हर किसी को वार्निंग मिलती जा रही थी कि एक मौका और दिया जाएगा, यदि उसे कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आई तो सभी अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। सभी के चेहरे पर पसीना देख वहां बैठी स्वरा जो सभी की लीडर थी, अधिराज को देखते हुए थोड़ा सा हिचकते हुए बोलती है, सर हमने लगभग आपको सारे डिजाइन दिखा दिए हैं,
तभी अधिराज बात को बीच में काटते हुए सबके सब बेकार डिजाइन। वह कुछ और कह पाती अधिराज उठकर खड़ा हो जाता है और हर किसी को वार्निंग लहजे में बोलता है, हमारे पास 10 दिन का समय है और मुझे ये डील चाहिए। मैं तुम सबको यहाँ पर फ्री का पैसा नहीं देता हूँ। अपना दिमाग चलाओ, हाथ चलाओ, जो समझ में आए वह चलाओ, पर मुझे अपने टेबल पर आज से 10 दिन बाद मुझे डिजाइन चाहिए, वरना मेरी वार्निंग को मजाक समझने की भूल मत करना। ये बोल वह वहाँ से चला जाता है। अधिराज के जाते ही सभी अपना पसीना पोंछते हैं और धम्म से अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी स्वरा वैभव से बोलता है, वैभव। वह इससे आगे बोल पाती कि वैभव बोला, स्वरा मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। स्वरा एक गहरी सांस लेकर अपने सभी टीम मेंबर से बोलती है, आप सब इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, हमारी टीम मजबूत है, आप सभी कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। इस तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास 10 दिन का समय है, आप सभी एक बार फिर से प्रयास करें। सभी लाचारी में जी मैं बोलते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस कंपनी में उन्हें दूसरे कंपनी से 1.5 गुना अच्छा वेतन मिलता था और कोई भी इस नौकरी से हाथ धोना नहीं चाहेगा। इसलिए वह मन में एक डिसीजन लेते हैं कि वह अपना जी तोड़ मेहनत लगाएंगे इस डिजाइन के प्रति। वही अधिराज के केबिन में अधिराज अपने चेयर पर बैठ जाता है और अपनी शर्ट के बटन खोल अपने सिगरेट को लेकर मुंह में सिगरेट पीने लगता है। तभी अंदर वैभव और प्रीतम दोनों आते हैं। तभी वैभव बोलता है, यार इतना भी सिगरेट मत पी कि तुम्हारी एक दिन जान ही चली जाए। तभी प्रीतम वैभव को देखते हुए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह परेशान है और ये परेशानी सिर्फ एक डील की वजह से नहीं हो सकता। वैभव अधिराज के सामने चेयर पर बैठते हुए, बात डील की नहीं है, बात यह है कि उन 10 लोगों में उसे विराज भूषण का भी नाम है। ये सुनते ही अधिराज उठकर विंडो के सामने चला जाता है। बड़ी सी विंडो के पास जाते देख दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उन्हें अधिराज की कठोर मगर धीमी आवाज आती है, विराज इंडिया में क्यों कदम रखना चाहता है और वह कब से ज्वेलरी डिजाइन में अपना हाथ आजमाने लगा, मुझे उसकी हर एक डिटेल चाहिए। वैभव पर अधिराज, वह इतना ही का पता है कि अधिराज की नजर अपने ऊपर इतनी सख्त देख एक पल के लिए वैभव डर जाता है और वह सिर्फ हमें सिर हिला देता है। तभी प्रीतम माहौल को ठीक करते हुए बोलता है, अधिराज यार बहन की शादी है और तुझे नहीं लग रहा है कि हमें घर पर होना चाहिए और तुझे जाना है चाहे ना जाना है, पर मुझे तो इनवाइट किया गया है। ये सुनते ही अधिराज को भी ख्याल आता है और वह हमें सिर हिला देता है। वहीं दूसरी तरफ आरू जब से उठी थी तब से अपनी मां से बस एक ही जिद की थी कि उसे भी राजावत विला जाना है। ना जाने क्यों रचना जी का दिल घबरा रहा था, वह उसे वहां जाने ही नहीं देना चाहती थी। वही आरू गुस्से में आंगन में बैठी हुई थी। तभी वहां पर प्रियांशु आ जाता है। प्रियांशु आरू को इस तरह देख उसके पास जाते हुए बोलता है, क्या हुआ मेरे बच्चा को, तू इतना मुंह लटका के क्यों बैठी है और तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया, क्या तू शादी में बस पूरी खाने आना चाहती है। ये सुनते ही आरू उन्हें घूरकर देखती है और वह अपनी मां की तरफ इशारा करती है। तभी प्रियांशु जाकर पीछे से रचना जी के कंधे पर हाथ रखते हुए, आंटी प्लीज ना आप जाने दीजिए ना, आरू को हम सभी ने डांस में भी पार्टिसिपेट किया है और पहले से ही रिहर्सल भी करना है, आप क्यों हमें रोक रहे हैं। प्रियांशु की इतनी मासूम और प्यारी बातें सुन रचना जी एक नजर आरू को देखते हुए जिसकी आंखें आंसुओं से लाल थी, वह एक गहरी सांस लेकर हमें सिर हिला देती है। प्रियांशु उनके गाल पर एक किस कर देता है। तभी प्रियांशु बोलता है, चल आरू हमें सोमू को भी लेने चलना है और बरखा कहाँ है। तभी बरखा ऊपर से नीचे आते हुए, तुम लोग जाओ मैं डायरेक्ट वहीं पर आऊंगी। आरू और प्रियांशु जाने लगते हैं। तभी रचना की आवाज आती है, आरू अपने कपड़े तो चेंज कर लो। तभी आरू बोलती है, हिटलर मेरे कपड़े वहीं पर लेते आना, अभी मैं सोमू के घर जा रही हूँ, ये बोल प्रियांशु से साथ चली जाती है। रचना जी आरू को जाते हुए देखते रह जाती है, उनकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है और वह बोलती है, कुछ दिन में तू 21 साल की हो जाएगी, चाहे किसी भी तरह मैं तेरी शादी करूंगी, तेरा यही बचपन रहा तो कौन ऐसा ससुराल होगा जो तेरे नखरे उठाएगा। एपिसोड 26, कोई ऐसा नहीं बना जो अधिराज को अपने सामने झुका सके, आरू का राहुल से मिलने जाना। अब आगे राजावत कारपोरेशन। अधिराज अपने कंप्यूटर में लगातार कुछ किया जा रहा था। तभी प्रीतम जाकर उसके पास उसके कंप्यूटर जाता है तो वह कोई डिजाइन थे जिसे देख प्रीतम उसका लैपटॉप बंद कर देता है। ये देख अधिराज गुस्से में उसे देखता है तो प्रीतम बोलता है, एक ही दिन में तो सारा काम नहीं कर देगा तू बहन की शादी के लिए, और जिस वजह से तू इंडिया आया है वो वजह ही भूल रहा है। अधिराज उसे देखते हुए रोटोन में, ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या कैसे करना है। प्रीतम बोलता है, मैं तुम्हारे लॉयर के साथ साथ पर्सनल एडवाइजर भी हूँ, तो मेरा काम तुम्हें एडवाइस देना है और मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर जरूर है, पर 100% में 80% तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि इसीलिए मुझे रखा गया है। ये सुनते ही अधिराज बस उसे घूरता ही रह जाता है। तभी वैभव आते हुए, यार तुमने कहा शाम को चलना है, संगीत भी कुछ देर में शुरू हो जाएगी, अब तो चलो वहाँ मेरी पूरी फैमिली आने वाली है। तभी प्रीतम चिल्लाते हुए, पूरी फैमिली या तुम्हारी वो। ये सुनते ही वैभव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अधिराज वैभव को ही देख रहा था। वैभव खुद को देखता देख अधिराज से पूछता है, क्या हुआ तू मुझे ऐसे क्यों देखा है। अधिराज बोलता है, क्या सच में प्यार में ऐसी ताकत होती है कि किसी के नाम लेने से चेहरे पर हद से ज्यादा बत्तीसी दिखने लगे। ये सुनते ही वैभव का मुंह बन जाता है और प्रीतम हंसते हुए चेयर पर बैठ जाता। तभी वैभव उसे जवाब देता है, जिस दिन तुझे प्यार होगा ना उस दिन तुझे समझ आएगा कि प्यार में कितनी ताकत होती है। प्यार ऐसी चीज होती है जो हमें अपने में ही सिमट कर रखती है। अधिराज उसे बोरियत से देखिए, सब बेकार और फालतू की डायलॉग है। ये बोल वह उठकर चाबी उठा जाने लगता है। तभी पीछे से वैभव बोलता है, जिस दिन तुझे प्यार होगा ना तू जो ये लड़कियों से मुंह मारता फिरता है ना, उसी दिन तुझे कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं रहेगी। अगर तू चाहेगा भी तो तुझे उसमें भी उसी लड़की का अक्स दिखेगा और यही तुझे किसी और के पास जाने नहीं देगी। तुम चाह के भी खुद को उसके लिए बदलने पर मजबूर हो जाओगे, उसके लिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, उसके लिए तुम अपना ये जो बड़ा सा ईगो वाला चेहरा लेकर घूमते हो ना, उस ईगो तक उसके सामने हार जाओगे। वह जो कहेगी तुम ना चाहते हुए भी उसकी जिद को पूरा करोगे। तभी अधिराज पीछे घूमते हुए, अगर तुम्हारा फालतू का फिलॉसफी हो गया हो तो मैं चलता हूँ। और हाँ, आज तक कोई ऐसा नहीं बना है जो अधिराज सिंह राजावत को अपने सामने झुका सके। अधिराज खुद से यदि किसी के सामने झुकता है तो वह सिर्फ उसकी मां है और दूसरा कोई नहीं, ये बोल वह चला जाता है। तभी प्रीतम वैभव से बोलता है, क्या सच में प्यार ऐसा होता है। तभी वैभव अपने कंधे उचकाते हुए, यार मैंने तो बस ऐसे ही लंबा चौड़ा भाषण तो दे दिया और ना ही मुझे प्यार के बारे में इतना कुछ पता है, पर हाँ एक चीज है कि मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ जिसे एक प्यारी सी लड़की से प्यार हो गया। पर जिस दिन इस जैसे एरोगेंट घमंडी वाले इंसान को और इस जैसे राक्षस को यदि किसी से प्यार होगा तो उसके साथ ऐसा जरूर हो सकता है। प्रीतम हंसने लगता है और वह भी दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जैसे ही कार के पास जाते हैं तो देखते हैं वहां पर स्वरा खड़ी ऑटो का इंतजार कर रही है। ये देख अधिराज वैभव को इशारा करता है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। तभी वैभव कार लेकर स्वरा के पास जाते हुए, क्या हुआ स्वरा। स्वरा वैभव को देख बोलती है, वह मैं ऑटो रोक रही थी, रोकी नहीं रही है। तभी वैभव बोलता है, हाँ क्योंकि इस समय सभी ऑटो फूल जाती है, वैसे तुम्हारी कार का क्या हुआ। स्वरा बोलती है, कार को आज मैंने गैराज में दिया है। तभी अधिराज अपने बगल का दरवाजा खोल देता है, जिसे देख स्वरा कुछ बोलने ही वाली होती है कि अधिराज की घुरती नजर उस पर पड़ती है तो वह तुरंत अपने बैग लेकर कार में बैठ जाती है। कुछ देर में उनकी कार चल देती है। वही प्रीतम जो कि आगे बैठा था मेरे से बार बार स्वरा को ही देखे जा रहा था। उसकी खूबसूरत सी आंखें, गोरा बेदाग चेहरा, चेहरे पर काफी ज्यादा शालीनता। तभी प्रीतम उसे वैभव को कुछ इशारा करता है तो वैभव उसे घूरते हुए बोलता है, स्वरा तुम भी आ रही हो ना संगीत में। स्वरा बोलती है, वैभव में आ जाती पर थोड़ा इमरजेंसी काम है, मैं कल शादी में ही आऊंगी डायरेक्ट। स्वरा एक नजर अधिराज को देखती है और फिर खिड़की के बाहर देखने लगती है। वहीं अब तक प्रियांशु और आरू दोनों ही सौम्या के घर पहुंच चुके थे। अब तक केशव और पूनम दोनों ही आ चुके थे। आरू और प्रियांशु बिरयानी खाने के लिए बैठे हुए थे और न जाने कब से दोनों ठुस रहे थे और पूनम जी बड़े प्यार से आरू का सिर सहला रही थी। तभी आरू अपने चमकती हुई आंखों से देख पूनम से बोलती है, आंटी आपको पता है आप कितनी अच्छी है, एक मेरी वह हिटलर मां है जो हर चीज पर मुझे रोक टोक लगाती है, काश आप मेरी मम्मा होती। है सुन पूनम हंसने लगती है और उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए बोलती है, आंटी कहने से मैं आंटी थोड़ी हो जाऊंगा, क्या मैं तेरी मम्मा नहीं हूँ। तभी आरू उठकर उनके गाल पर किस करते हुए कहती है, आप कितनी प्यारी है। तभी सौम्या अपने रूम से बाहर निकलते हुए, आरू अब बस कर खाना कितना खाती है, क्या तुझे वहां पर नहीं खाना है। तभी प्रियांशु बोलता है, चल झूठी, आज कौन सा आइटम वाला खाना मिलने।
वाला है, जो भी मिलेगा कल की शादी में मिलेगा और वैसे भी हम सभी डांस परफॉर्मेंस देने वाले हैं। उसके बाद ही कुछ खाएंगे तो कम से कम यहाँ से पेट भर कर चलते हैं। ये कह दोनों हाई फाई करते हैं। सौम्यता जाकर चेयर पर बैठ जाती है। तभी केशव जी सौम्यता के सिर पर हाथ रखते हुए, आप अभी से परेशान हो रही है, अभी तो ये आपकी दोस्त है और फिर शादी बाद आपकी नंद बनेगी तब आपको कितना संभालना होगा इनको। ये सुनते ही सौम्या के चेहरे पर एक शर्माहट सी मुस्कुराहट आ जाती है। पूनम जी मन में बोलती है, मैं तो दिया लेकर भी घूमती तो तुम्हारे लिए ऐसा परिवार नहीं खोज पाती। थैंक यू रचना मेरी बेटी को इतना अच्छा परिवार देने के लिए। आरू अपना थाली खाली कर एक अच्छी खासी धकार ले पूनम से बोलती है, आंटी अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये आपकी बेटी रास्ते पर मुझे लेक्चर देती रहेगी। अगर थोड़ा समय और होता तो जरूर और खाती, बहुत अच्छा बिरयानी आपने बनाया है। सौम्या का तो मुंह ही खुल जाता है, आरू तुमने ऑलरेडी 3 प्लेट खाया है, तुम्हारे पेट में जाता कहाँ है। ये सुन आरू और प्रियांशु एक दूसरे को देखते हुए, नजर मत लगाना ये कहा प्रियांशु उसके ऊपर थूकता है। सभी नागावारी में सिर हिला देते हैं। राजावत विला, मेहंदी और संगीत आज दोनों थी। उसी के हिसाब से राजावत विला के गार्डन में काफी खूबसूरती से सजाया गया था। गार्डन इतना बड़ा था कि सारे फंक्शन वहीं पर होते थे। वहीं घर में लगभग सारे मेहमान आ चुके थे, पर घर के और भी बहुत फैमिली मेंबर थे जो इंपॉर्टेंट थे, पर वह शादी वाले दिन आने वाले थे। अब तक गिरवार फैमिली भी वहां पर पहुंच चुकी थी। बरखा बार-बार इधर-उधर देख रही थी पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। शायद वह आरू को खोज रही थी। तभी उसके कंधे पर कोई टैप करता है। बरखा जैसे पीछे मुड़ती है, सामने आदित्य जो बहुत खूबसूरत से मैरून रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट में बेहद हैंडसम लग रहा था। वही बरखा आदित्य को देख बोलती है, आदित्य जी आपने आरू को देखा? पर आदित्य कुछ नहीं बोलता। उसकी नजरें तो बरखा पर ही टिकी थी, जिसे इत्तेफाक से ही मेहरून कलर का लॉन्ग फ्रॉक सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों पर एक क्लचर लगाकर बालों को छोड़ा हुआ था। तभी बरखा उसे हाथ दिखाकर उसे होश में लाती है तो आदित्य हथलाते हुए, हाँ नहीं वो तो नहीं आई है, अभी कहाँ है, मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूँ। उसके ऐसे जवाब पर बरखा उन्हें घूरते हुए, आरू को क्यों खोज रहे हैं? तभी आदित्य घबराते हुए, क्यों क्या वह मेरी बहन नहीं है, मैं उसे नहीं खोज सकता, ये बोल वह वहां से निकल जाता है। आदित्य खुद के सिर पर मारते हुए बोलता है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। बरखा इन्हीं क्या हो जाता है, सबसे तो अच्छे से बात करते हैं, जब भी मुझसे बात करना होता है तो इतनी हथलाते रहते हैं। ये सोच उसे प्रीता दिखती है तो वह उसकी तरफ चली जाती है। वही कमरे में रिया संगीत और मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो चुकी थी। मेहंदी कलर की काफी खूबसूरत और मेहंदी गाउन में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज लड़के वाले भी यहीं पर आने वाले थे क्योंकि दोनों की संगीत को एक साथ रखा गया था। कुछ देर में कई गाड़ियां भी अंदर आती है जिसमें से अनिरुद्ध और उसकी फैमिली निकलते हैं। अनिरुद्ध ने मेहंदी कलर का कुर्ता और व्हाइट पजामा पहना हुआ था, जिसमें बेहद हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। रिया जब छत से अनिरुद्ध को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वह अपने फोन को लेकर फिर से राहुल को कॉल लगाने लगती है, पर राहुल उसका कॉल नहीं उठा रहा था। उसे घबराहट होने लगी थी। दरअसल राहुल ने उसे जो पैसा मांगा था उसकी रकम काफी बड़ी थी, वह उसे दे नहीं पाती, इसलिए उसने राहुल को सिर्फ 2 लाख देने की बात करती है। पर राहुल को 50 लाख की जरूरत थी और इसलिए राहुल उससे बात नहीं कर रहा था। पर यहाँ रिया पैसे का जुगाड़ कर चुकी थी। वह राहुल को एक मैसेज करती है, राहुल मैंने तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम कर लिया है। मात्र 5 मिनट भी नहीं बिता है, उधर से रिप्लाई आता है, थैंक यू मेरी जान, मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे घर पर आने के लिए बहुत सारी तैयारी करनी, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, पर मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तुम बस पैसे का जुगाड़ किया रहना। ये लिखकर वह किसकी इमोजी डाल देता है। ना जाने क्यों रिया को राहुल का ऐसा जवाब अजीब लगता है, पर प्यार में अंधी वह सब कुछ इग्नोर कर देती है। स्लैश वही बाहर प्रियांशु और आरू सौम्यता तीनों ही आ रहे थे, पर अचानक प्रियांशु गाड़ी रोकता है तो सौम्या बोलती है, क्या हुआ, तुम इधर गाड़ी क्यों रोक रहे हो? तभी आरू और प्रियांशु एक दूसरे को इशारा करते हैं तो प्रियांशु बोलता है, सौम्या बस हम कुछ खाने की चीज लेकर आते हैं। ये सुनते ही सौम्या उसे गुस्से में बोलती है, यार तुम लोग का पेट है कि भंडारा कितना खाते हो, और एक तो इतना लेट हो गया है और फिर से तुम्हें खाना है। ये सुनते ही आरू रोनी सूरत का मुंह बनाकर, कैसे तू भाभी है, ऐसे ही अपने नन को भूखा पेट मारेगी। ये सुनते ही सौम्या अपना सर पकड़ लेती है। वो दोनों धीरे से कार से निकलते हैं और बोलते हैं, बस हम अभी 5 मिनट में आते हैं। ये क्या वह थोड़ी दूर जाकर एक बड़े से घर के सामने रुकते हैं। घर काफी लंबा चौड़ा था। वो उसे घर का बेल बजाते हैं। कोई नौकर आकर दरवाजा खोलता है और पूछता है, क्या हुआ, क्या काम है? तभी आरू बोलती है, क्या ये राहुल का घर है? वह नौकर अजीब से देखते हुए, हाँ ये छोटे बाबा का ही घर है। तभी आरू बोलती है, आप उन्हें ये मैसेज दे दीजिए। ये क्या है, कागज को पकड़ा देती है, आप उन्हें दे दीजिए और बता दीजिए कि हमें उनसे मिलना है। वह नौकर कागज लेकर ऊपर चला जाता है। आधे घंटे बाद दोनों ही अपनी कार के पास आते हैं। रात के 9 बजे बज चुके थे। सौम्यता जो अब तक गुस्से में पागल हो चुकी थी, वह उन दोनों को आते देख वहीं पर रखा बैग अपना जोर से खींचकर फेंकती है तो प्रियांशु तुरंत उसके बैग को कैच कर लेता है क्योंकि उन्हें सौम्या से इसी रिएक्शन की उम्मीद थी। सौम्या जब गुस्सा कंट्रोल नहीं करती थी तो वह अपना सामान ही फेंकती थी क्योंकि वह किसी को मार नहीं सकती थी। सौम्या गुस्से में, क्या हुआ, तुम लोग 5 मिनट तक आधा घंटा गए हैं? तभी आरू मुंह बनाते हुए, अरे यार हम सभी स्नैक्स लेने गए तो कहीं कोई दुकान ही नहीं खुला है। ये सुनते ही सौम्यता अपने बगल में ही नजर डालती है, ये बगल में ही दुकान खुला है, क्या तुम लोग मुझे पागल समझे हो? सच सच बताओ कौन सा कांड करने वाले हो? आरू और प्रियांशु एक दूसरे को देखते हैं। तभी आरू बोलती है, पगली तुझे क्या हमेशा में कांड करने वाली दिखती हूँ? ये बोल प्रियांशु को इशारा कर देती है। प्रियांशु तुरंत कार की तेज स्पीड से गाड़ी भगा देता है। वही अधिराज जब तक अपने घर आ चुका था। वह अपने कमरे में बालकनी में खड़ा नीचे सभी मेहमानों को देख रहा था। तभी उसके फोन पर कॉल आता है। अधिराज उस कॉल को उठाता है तो उधर से एक आदमी बोलता है, बॉस हमने छोटे साहब और उनके साथ एक लड़की को उसे लड़के के घर पर देखा जहां पर आपने हमें नजर रखने के लिए कहा था। ये सुनते ही अधिराज बोलता है, नजर रखो, पर कुछ भी गड़बड़ लगे मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। उधर से यस बॉस। अधिराज अपने सिगरेट की कश लेते हुए बोलता है, जो मैं सोच रहा हूँ उम्मीद करता हूँ कि वह ना हो, नहीं तो आने वाले दिन के लिए बहुत पछताओगी। यह बोल सिगरेट के जूतों से मसल नीचे अपने कमरे में आ जाता है। कंटिन्यू, क्या चल रहा है दिमाग में आरू और प्रियांशु के? क्यों गए थे वह राहुल के घर? कैसे इंतजाम किया रिया ने 50 लाख का? क्या होगा जब उसकी मां को ये बात पता चलेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये स्टोरी। अच्छा लगा ये देखकर कि आप सभी काफी ज्यादा डेस्परेट है स्टोरी के लिए, और ये 2 चैप्टर तो नहीं दे पा रही हूँ, पर आज छोटा चैप्टर भी नहीं है। संगीत में धूम मचने वाला है इसलिए मैंने उसे आज नहीं लिखा। कल के पूरे चैप्टर में संगीत का ही लिखूंगी। आज देती तो आधा इसमें आधा उसमें, मजा नहीं आता। और हाँ कल 2 चैप्टर तो नहीं पर दोनों चैप्टर को एक में जरूर दे दूंगी। एक बड़ा चैप्टर। और आप सभी से उम्मीद है कि कमेंट्स के जरिए मुझे ये बताएं कि आपको सारे कैरेक्टर कैसे लगाते हैं और उनके बारे में भी कुछ बताएं। एपिसोड 27 लड़के के भेष में लड़की है। आरू और प्रियू का हॉट परफॉर्मेंस, मेहंदी और संगीत। अब आगे राजावत विला। मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम शुरू हो गया था। संगीत के कार्यक्रम में ज्यादा बाहरी लोग नहीं थे, कुछ घर के मेहमान, कुछ अपने फ्रेंड दोस्ती थे। अनिरुद्ध भी अपने फैमिली और कुछ दोस्तों के साथ आया हुआ था। वही घर में सभी के कुछ रिश्तेदार ही थे। तभी घर से बाहर गार्डन में रिया आती है। रिया पर अनिरुद्ध की नजर जैसे ही पड़ी तो एक पल के लिए वह उसे देखता ही रह गया। मेहंदी कलर के गाउन में पूरी की पूरी राजकुमारी लग रही थी। सिंपल में भी काफी खूबसूरत। उसके साथ प्रीता, श्रुति और बरखा तीनों ही थी। रिया को ले जाकर अनिरुद्ध के बगल में बैठा दिया जाता है। अनिरुद्ध जो सिर्फ रिया को निहारने में था वह अपने होश में आता है और एक नजर रिया को देख उसके पास झुकता है तो रिया के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। ये देख अनिरुद्ध के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। वह धीरे से उसके हाथों पर अपनी पकड़ कस देता है। रिया एक नजर अनिरुद्ध को देखती है और अपने हाथ छुड़ाने लगती है। तभी अनिरुद्ध उसके पास आते हुए, है क्या खूबसूरत लग रही हो, मानना पड़ेगा सासू मां की खूबसूरती उनके सारे बच्चों में गई है और तुम्हारी तो कुछ बात ही अलग है। ये बोल उसके चेहरे पर फूंकने लगता है, जिससे रिया को एक अजीब सा एहसास के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। तभी रिया अनिरुद्ध को देखकर कहती है, सही कहा, हमारी खूबसूरती हमारी मां पर गई है, पर तुम किसको पड़े हो जिसकी खूबसूरती ऐसी है कि उसे कोई बदसूरत लड़की भी शादी न करना चाहे। अनिरुद्ध ये सुन गुस्से में उसे घूरने लगता है और आंखें छोटी कर बोलता है, मैं तुम्हें किस एंगल से बदसूरत दिखता हूँ? लाखों लड़कियां मेरे गुड लुक्स पर मरती है और तुमको मैं बदसूरत लगता हूँ। रिया दांत पीसते हुए बोलती है, मैंने तो तुम्हें खूबसूरत कहा, तुमने खुद को बदसूरत कहा, इसका मतलब तुम्हें अपनी असलियत पता है। अनिरुद्ध दांत पीसते हुए कुछ बोलने ही वाला था तभी मेहंदी वाली उसके पास आ जाती है और बोली, दीदी हमको मेहंदी लगाना है।
तभी अनिरुद्ध कहता है, इतनी अच्छी मेहंदी लगाओ कि जल्दी रंग ही न उतरे और इसमें बहुत खूबसूरत से मेरा नाम लिखना। मेहंदी वाली मुस्कुराकर, जी भैया। तभी श्वेता जी आते हुए, रुको। सभी उन्हें देखने लगते हैं तो श्वेता मेहंदी वाले से मेहंदी लेकर बोलती है, बहू पर पहला हक सास का होता है, इसलिए पहले मेहंदी में लगाऊंगी। ये बोल वह रिया के हाथों को पकड़ उसके हाथों के बीच में बहुत खूबसूरत से रा लिखती है। तभी मेहंदी वाली बोलती है, पर आंटी जी पहले तो लड़कों का नाम लिखा जाता है। श्वेता जी मुस्कुराकर बोली, हमारे यहाँ लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं होता है। ये सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। मेहंदी वाली इस नाम के अकॉर्डिंग अपनी मेहंदी लगानी शुरू कर देती है। वही चेयर पर विक्रम, वीर चूचा जो कि अनिरुद्ध के पापा थे, राजन, वीरेंद्र, रचना, राधिका, घर के सभी सदस्य वहां पर चेयर पर बैठ चुके थे। मेहंदी वाली रिया को मेहंदी लगाने लगती है। रिया एक नजर अपनी मां को देखती है जो वहां पर बैठ उसी को देख रही थी। रिया अपनी नजरें फेर लेती है। तभी आदित्य माइक लेकर स्टेज पर जाता है और बोलता है, हेलो हेलो अटेंशन प्लीज। सभी आदित्य की तरफ देखते हैं। आदित्य बोला, आज हमारी प्यारी सी बहन जो हमारे घर की राजकुमारी है, उनकी मेहंदी और संगीत दोनों है। कल तक जो हमारे आगे पीछे दौड़ा करती थी, आज वह एक खूबसूरत से बंधन में बंधने जा रही है। हम आज के फंक्शन को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं और हमारे यहाँ हमारे कई नटखट हैं जो आज अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तभी अधिराज भी अपने रूम से बाहर आता है। वह बाहर जाकर जैसे ही खड़ा होता है, रिया की नजर अधिराज पर जाती है। रिया की आंखों में आंसू आ जाता है। अधिराज उसके पास जाता है और झुककर उसके माथे को चूम लेता है और एक नजर अनिरुद्ध को देखता है जिसके चेहरे पर एक तिरछी सी स्माइल थी। ये देख अधिराज दूर होकर जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी प्रीतम और वैभव भी आकर वहां पर बैठ जाते हैं। आदित्य कुछ आगे बोलने ही वाला था पर वह सभी को एक नजर घूरने लगता है और बोलता है, हेलो एवरीवन, माना कि यहाँ कुछ ज्यादा हैंडसम लड़के खड़े हैं, पर यार मैं भी इतना बुरा नहीं हूँ कि तुम सब मेरी तरफ ना देख सको। दरअसल जब से अधिराज वहां पर आया था, सभी की नजरें उसी पर टिक गई थी। अब भाई था भी तो इतना ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग, इतने बड़े कंपनी का सीईओ उन्हें पास देखने का मौका मिल रहा था तो भला मौका क्यों छोड़े। पर आदित्य ऐसी बातें सुन सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी आदित्य बोलता है, आप सब अपनी प्रदर्शनी बाद में लगा लेना, पहले अपना संगीत एंजॉय करते हैं। ये बोल वह स्टेज से उतर जाता है। तभी स्टेज पर अंधेरा हो जाता है और सभी को चार परछाई दिखती है। हल्की हल्की रोशनी होने लगती है। तभी एक लड़की दौड़ते हुए स्टेज पर आती है और वह से वहीं पर गिर जाती है। ये देख सब हंसने लगते हैं। तभी वह लड़की दोबारा स्टेज पर जाकर सबसे बीच में खड़ी हो जाती है। रोशनी आती है तो सभी की नजर उन पांचों लड़कियों पर टिकती है। उस लड़की के गिरने से हर कोई स्टेज पर बहुत ध्यान से देखने लगा था। रोशनी होने से सबकी नजर उन लड़कियों पर जाती है जिन्होंने खूबसूरत है लहंगा पहना हुआ था। देखने में एक ही जैसा लग रहा था। तभी सॉन्ग प्ले होता है। उन सभी की पीठ लोगों की तरफ थी। तभी सब थोड़ा कथक करते हुए पहले अपने आप को मूव करती है, उसके बाद डांस के बीट पर नाचना शुरू करती है। मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में, मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई। पांचों एक कथक पोजीशन में अपने हाथों को मूव कर रही थी। तभी पांचों की पांचों उन सभी की तरफ मुड़ती है तो सभी उनको देख हुटिंग करने लगते हैं। बीच में आरू थी जिसने अपने नाक पर हाथ रखा हुआ था और आंखों से ही डांस के मूव को कर रही थी। तो वैसे ही सेम पोजीशन के डांस पर प्रीता, बरखा, श्रुति और सौम्या चारों ही वैसे ही पोजीशन में खड़ी थी। तभी पांचों हाथ हटाती है तो सभी उनके चेहरे देख ही जाते हैं और वह सभी अपना डांस शुरू करती है। मुझको नचा के नचले, आजा नचले नचले मेरे यार तू नचले, झनक झनक झंकार हो नचले नचले मेरे यार तू नचले, अब तो लूट है बाजार, सबको भूल के नचले, आजा नचले नचले मेरे यार तू नचले, झनक झनक झंकार हो नचले नचले मेरे यार तू नचले, अब तो लूट है बाजार। वो पांचों किसी खूबसूरत नृत्यांगना की तरह डांस कर रही थी। तभी सभी एक साथ घूमने लगती है जैसे उनकी लहंगी घेरे में घूमने लगती है। तभी सभी की खूबसूरती के साथ साथ उनके नृत्य भी काफी खूबसूरत लग रहा था। नचले नचले जरा नचले नचले सबसे भुला के नचले, नचले नचले जरा नचले नचले छत से उठा के नचले, नचले नचले जरा नचले नचले सबसे भुला के ना चले, नचले नचले जरा नचले नचले छत से उठा के नचले। मेरी गलती करी थी मेरी नथनी पड़ी थी, मैंने गलती करी थी मेरी नथनी पड़ी थी कि सोने में उसको रंग आ गई, मैं रंग के अटरिया पर आ गई तो मोहल्ले में कैसी मारा मारा है, बोली मोची भी खुद को सोनार है, सबको नचा के नचले, आजा नचले नचले मेरे यार तू नचले, झनक झनक झंकार हो नचले नचले मेरे यार तू नचले, अब तो लूट है बाजार। तभी आरू बीच में डांस करते हुए आगे आती है और डांस के बीट पर कुछ इस प्रकार करती है कि सभी हंसने लगते हैं। वही रचना जी अपना सर पकड़ बोलती है, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती और इन सबके बीच में हमारे लड़के की नजर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का ही टिकी थी, जिसमें कि अधिराज जब से उसने आरू को गिरते पत्ते देखा था तभी से उसका दिल धड़कने लगा था। उसे फील होता है कि यह वही है। वही वैभव की नजर सौम्या पर ही टिकी थी और आदित्य की नजर बरखा पर। तभी आरू बीच में आते हुए डांस के बीट पर नाचती है। मैं तो कमसिन कली थी जरा तन की चली थी है, हाय तो मैं तो कमसिन कली थी जरा तान की चली थी, आगे जाकर गली पर बलखा गई, हुई जान जवानी कब आ गई, मुझे देता उधारी हलवाई रे। आरू को इस तरह डांस करता देख न जाने क्यों अधिराज का गुस्सा अपने आप से बाहर जा रहा था। आजा नचले नचले मेरे यार तू नचले, झनक झनक झंकार। डांस खत्म होने लगता है, सभी हुटिंग करते हैं, वही चारों जाने लगते हैं। तभी पीछे मुड़कर देखते हैं आरू बड़े अदब से झुककर अपने तारीफों को शुक्रिया कर आभार दे रही थी। ये देखा बरखा आती है और उसे खींचकर वहां से ले जाती है। तभी आदित्य के पास एक लंबा चौड़ा पर्सनैलिटी जाकर बैठता है। उसके बैठते ही उसकी नजर अधिराज पर जाती है और फिर सामने देखते हुए आदित्य से पूछता है, वैसे ये सब खूबसूरत नृत्यांगना कहां से मंगाई है, माशाल्लाह क्या गजब की थी सब, और वो बीच वाली है क्या फिक्र था उसका, क्या खूबसूरती थी, कोई इतने भी खूबसूरत से कैसे डांस कर सकता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो किसी कोठे से आई है। ये सुनते ही आदित्य उसे घूरकर देखने लगता है। वही आदित्य के बगल में अधिराज जो बैठा हुआ था और हाथों में वाइन लिए पी रहा था, उसके हाथ वाइन पर कस जाते हैं। तभी आदित्य बोलता है, भाई साहब वो सभी घर की बच्चियां हैं, जरा जबान संभाल कर बात करिए। वह आदमी जिसका नाम नीरज खुराना जो आदित्य के या अधिराज की बुआ का लगता, हाइट 6 फीट 2 इंच लंबा चौड़ा, शरीर देखने में ठीक ठाक पर हरकतें उससे भी ज्यादा गिरी, हर रात बिस्तर पर लड़कियों को अपने पास लाता है, चाहे मर्जी से या बिना मर्जी के, न जाने कितने केस उस पर चल रहे हैं। इस घर में तो उसका आना जाना तक बंद हो चुका था, पर बुआ इस घर की इकलौती थी जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी यहाँ आना पड़ता था और उसकी सभी हरकतें बर्दाश्त करते थे, या यूं कहा जाए बड़ों के सामने उसकी कोई हरकतें आई ही नहीं थी। तभी आदित्य माइक लेकर स्टेज पर जाता है और बोलता है, अब हमारी खूबसूरत सी चाची स्टेज पर डांस करने के लिए आ रही है। सुनते ही सभी तालियां बजाने लगते हैं। तभी स्टेज पर एक बार फिर से लाइट बंद होती है और लाइट्स ऑन होती है तो वहां पर एक खूबसूरत सी साड़ी पहने पूजा उन सभी के सामने खड़ी थी। पूजा को देख सभी एक जोर से ताली बजाते हैं। तभी सॉन्ग बजाता है, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, काहे सखियां आप कलियां, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। पूजा काफी खूबसूरती से डांस कर रही थी। तभी पूजा आकर रिया को उठा देती है और उसको स्टेज पर लेकर चली जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए डांस करने लगती है। तो हरियाली बन्नो ले जाने तुझको गुड़िया आने वाले हैं सया, थामेंगे आके बया गुर्जर की शहनाई, अंगनाएं अंगनाएं। नाचते हुए पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहीं पर लगभग सभी की आंखों में रिया की आंखें खुद नम थी। तभी पूजा शिल्पा को भी खींच लाती है। वह जाकर राधिका को खींचने जाती है तो राधिका उसे घूरती है तो पूजा उन्हें छोड़कर नाचने लगती है। आए वही शिल्पा श्वेता को भी खींच लेती है। सभी डांस करने लगते हैं। उनकी डांस बेहद सिंपल और बहुत खूबसूरत थी। मेहंदी रूप सवेरे हो, मेहंदी रंग निखारे हो, हरियाली बन्नी की के आंचल में उतरेंगे तारे, गाजे बाजे बाराती घोड़ा गाड़ी और हाथी, कौन आएंगे सजना तेरे आंगन, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। इसी के साथ सभी अपना खूबसूरत सा डांस परफॉर्मेंस खत्म करते हैं। तालियां की गड़गड़ाहट पूरी गूंज जाती है। इस समय आरू अपने जल्दी जल्दी बाल झाड़ रही थी। वही बरखा उसके बगल में किसी का मेकअप कर रही थी। तभी वह इंसान जो कोई और नहीं प्रियांशु था, वह बोलता है, बरखा देख मेरा ऐसा मेकअप करना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तू जानती है मुकुम वो मेरे साथ क्या करेगी। तभी बरखा उसको घूरते हुए बोलती है, तुम्हें बोल कौन रहा है कि तुम लड़की बनो, तुम्हें ही शौक चढ़ा है ना कि तुम्हें ये डांस करना है, वह भी आरू के साथ, तो मैं क्या करूं, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूं। तभी श्रुति एक ब्लैक रंग का दुपट्टा देते हुए बोली, ये तुम दोनों इसे अपने सिर पर रख लो। हालांकि इस गाने में हीरोइन अपने दुपट्टे को फेंक देती है और तुम दोनों इस दुपट्टे को मत फेंकना, इससे कोई पहचान नहीं पाएगा कि तुम लड़की हो कि लड़का। तभी प्रियांशु श्रुति के गाल खींचते हुए, हाय अब लग रही है ना तू मेरी बहना। तभी आदित्य बोलता है, अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बारी। तभी फिर से लाइट बंद हो जाती है। तभी आरू और प्रियांशु दोनों ही अपने सिर पर पल्लू रखते हुए स्टेज पर पहुंच जाते हैं।
सॉन्ग प्ले होता है, लहरा के बलखा के, लहरा के बलखा के, बलखा के बलखा के, आग लगा के दिलों को जलाकर करूं मैं इशारा, शरारा 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 शरारा, मैं हूं एक शरारा, शरारा 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 शरारा, मैं हूं एक शरारा एक शरारा। सभी गहराई से आंखें फाड़े देखने लगते हैं दो लड़कियां जिन्होंने ब्लैक रंग की टाइट फिटिंग टी-शर्ट और ब्लैक रंग की पैंट जिससे दोनों की कमर देख रही थी। हैरानी की बात यह है कि दोनों में एक छोटी तो एक आवश्यकता से अधिक लंबी दिख रही थी। अब कहां आरू 5 फीट 2 इंच की लगभग, कहां प्रियांशु 6 फीट लंबा और एक लड़की के रूप में 6 फीट लंबा, हर किसी के लिए आश्चर्यजनक होगा। पर दोनों के डांस बहुत खूबसूरत थे, पर हर कोई लंबी लड़की देख सभी हंसने लगते हैं। शोला है ये तन मेरा, अरे देखो तुम पास ना आना, सामा के जो पास आया, अरे जलता है वो परवाना। गाने के बीट पर दोनों एकदम पिक्चर वाला शमिता शेट्टी की तरह डांस करते हैं जैसा पिक्चर मैन किया था। अब भाई डांस अभी तो दोनों थे। ओ मेरे दीवानों बात को समझो, दूर से देखो मेरा यह नजारा, शरारा शरारा, मैं हूं एक शरारा, बिजली बनके गिरती हूं, मैं नागिन बनके दसती हूं। डांस तो काफी ज्यादा हॉट और सेक्सी था। अब सभी को डांस से ज्यादा उन दोनों का चेहरा देखने की इच्छा थी, क्योंकि कहीं ना कहीं घर वालों को शक हो गया था कि यह दोनों कौन है। तभी नीरज बोलता है, हाय ये कमर में, कैसे भूल सकता हूं, ये क्या वह अपनी शराब गटकने लगता है। अधिराज गुस्से में वहां से खड़ा होता है और बाहर निकल जाता है। वही आरू और प्रियांशु दोनों इतने डांस में मशगूल थे कि दोनों के ही सिर से उनका घूंघट हट जाता है और उन दोनों को देखकर लोग हंसने लगते हैं। इसी होश जो सबके में ही तो ऐसी मस्ती हूं, सांस महक दूं पल में जलता दूं, मैं ये दिल तुम्हारा, शरारा शरारा, मैं हूं एक शरारा। डांस खत्म होते ही दोनों अदब से अपना सिर झुकाते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं और जोर से चिल्लाते हैं क्योंकि उन दोनों का घूंघट हट चुका था। फिर वह सामने देखते हैं जहां हंसी के साथ साथ कुछ लोगों की घूरती हुई नजरें उन्हीं दोनों को देख रही थी। प्रियांशु जो पूरा लड़की के गेटअप में था उसे देखकर निरुद्ध हंसते हुए रिया से बोलता है, वाह साले साहब को तो लड़की बनने का शौक चढ़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह लड़के के भेस में सच में लड़की हो। आई मीन तुम समझ रही हो ना। ये बात जैसे ही रिया सुनती है वैसे ही उसे घूरकर देखती है और बोलती है, मेरे भाई के बारे में बकवास करना बंद करो, वह लड़का ही है। वही दोनों जब देखते हैं सबकी नजरें उन्हीं पर है तो दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं, उनके भागते हैं, फिर से हंसी छा जाती है। कुछ देर बाद मेहंदी के सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं। अनिरुद्ध अपनी फैमिली के साथ चला जाता है क्योंकि कल उन लोगों को बारात लाना था। रिया भी अब तक अपने कमरे में जा चुकी थी। वही राधिका जी और घर के सभी लोग खड़े थे और उन दोनों के सामने आरू और प्रियांशु दोनों अपनी नजरें झुकाकर बैठे हुए थे। तभी राधिका जी बोलती है, यह शादी बीत जाता है, उसके बाद में तुम दोनों से बात करती हूँ और यदि इसके आगे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सजा के लिए तैयार रहना। ये बोल एक नजर रचना को देखते हैं, वहां से मेहंदी वाली की कुछ इशारा कर निकल जाती है। राधिका के जाते ही सभी एक चैन की सांस लेते हैं और सभी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तभी विक्रम बोलते हैं, वाह मेरे शेर, तूने तो मेरा सपना ही पूरा कर दिया। मैं खुद ही अपने एक खड़ूस लड़की को देख बोर था। मेरी इच्छा थी एक लड़की और हो जाए तो वह तो नहीं हुआ, पर तुझे आज इस हालत में देख मुझे एक कसक रह गई। उनकी बात सभी हंसने लगते हैं। तभी वह मेहंदी वाली आरू को देखकर कहती है, मैं यहाँ सबके हाथों में मेहंदी लगी है, आइए मैं आपको भी मेहंदी लगा देती हूँ। तभी आज कुछ बोलती की रचना भी बोलती है, हाँ जरा मेहंदी लगाओ, बताओ कि लड़कियां मेहंदी लगवाती है नहीं तो लड़कों के जैसा घूमती रहती है। ये बोल वो चली जाती है। वही मेहंदी वाली उसके हाथों में पूरा भरकर मेहंदी लगाती है। तभी वह एक जगह पर नाम लिखती है, उसे नाम को देखकर कहती है, आपने ये नाम क्यों लिखा। मेहंदी वाली डर जाती है। मेहंदी वाली को डरते देखा, परे मेरा मतलब आपको मेरे नाम का पहला अक्षर कैसे पता चला। तभी मेहंदी वाली, वो मैं सभी के मुंह से सुनी थी, यह बोले गहरी सांस लेती है। सभी लोग जा चुके थे। आरू को पूरे हाथ में मेहंदी लगाते देख सभी अपने रूम में भाग जाते हैं क्योंकि सभी थक चुके थे। आरू आज यहीं पर रुकने वाली थी। वह श्रुति के रूम की तरफ जा रही थी। घर में एक सन्नाटा माहौल छाया हुआ था। रात के 1 बज चुके थे और जैसे ही जा रही थी उसे महसूस होता है कोई पीछे है। यह महसूस होते ही वह पीछे देखती है, तभी कोई उसे कमर से पकड़कर एक कमरे में खींच लेता है। एपिसोड 28, प्लीज डेविल किसके साथ मुझे बाइट भी करना। अब आगे आरू को जब फील होता है कि कोई उसके पीछे है पर वह उसे इग्नोर करती है अपना वहम समझकर। पर अगले ही पल उसे फिर से लगता है जैसे उसके पीछे कोई है। तभी वह अपने मेहंदी भरी हाथों को लिए ऊपर उठाए जा ही रही थी। तभी कोई उसकी कमर से पकड़कर खींच लेता है पास के ही कमरे में। अचानक सामने से आरू को गायब होता देख पीछे जो परछाई उसके पीछे चल रही थी वह अचानक वहां से चली जाती है। आरू किसी के ऐसे खींचे जाने पर हड़बड़ा जाती है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, कौन है बे, हाथ हटा, पहले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से पकड़ने की। ये बोल वह अपने हाथ छुड़ाने लगती है क्योंकि जिस इंसान ने उसे पकड़ा था उसके हाथ को जोर से पकड़ दीवार से लगाया था। आरू चिल्लाते हुए बोलती है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, तुम जैसे पापी को अपनी जान ही गंवानी है तो भला मैं क्या ही कर सकती हूँ। ये बोल वह अपने पैरों को उस इंसान के प्राइवेट पार्ट पर मारने ही वाली होती है। तभी वह इंसान अपने एक पैरों को उसके बीच में लगा देता है जिससे आरू के पैर रुक जाते हैं और साथ में उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि उस इंसान का इस तरह से पैर के बीच में पैर डालना वह उसके और भी नजदीकी का एहसास कर रही थी। तभी वह इंसान उसके पास आते हुए बेहद धीरे और सर्द आवाज में बोलता है, डोंट मूव अदरवाइज उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। न जाने उसकी आवाज में ऐसा क्या था कि आरू चुपचाप एकदम खड़ी हो जाती है। नहीं तो अब तक दूसरा कोई होता तो उसके साथ क्या कर चुकी होती। उसको शांत खड़ा देख वह उसके हाथों को छोड़ उसकी कमर में हाथ डाल देता है जिससे आरू के हाथ हवा में ही झुल जाते हैं। वह इंसान जो कोई और नहीं अधिराज था वह उसके और पास आ जाता है। उसके माथे पर अपना माथा रख गहरी गहरी सांस लेने लगता है जैसे वो खुद को कंट्रोल कर रहा है। शायद वह आरू के प्रति अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था और वही आरू को अपने चेहरे पर वही सांस महसूस होती है। जब वह नशे में थी यह महसूस होते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह कुछ बोलने वाली होती है तभी अधिराज उसकी कमर को और जोर से पकड़ अपने पास खींच लेता है और उसको पलट खुद दीवार पर टिक जाता है और आरू को अपनी बाहों में भार लेता है। न जाने क्यों आज पहली बार उसे यह सुकून मिल रहा था जिस सुकून को वो छोड़ना नहीं चाहता था और आरू उस इंसान के इतने पास होने से वह अपने शरीर में गलगलाहट को महसूस कर पा रही थी। वह मन में बोलती है, ये तो वही महक है जो उस दिन क्लब में, यानी कि सच में वो था, ना कि कोई सपना। ये समझते ही आरू एक्साइटेड होते हुए उस इंसान के गले लग जाती है और वह उसे पकड़ लेती है। आरू के अचानक इस एक्शन से अधिराज भी हैरान हो जाता है। वह तो आरू को यहाँ पर सजा देने के लिए आया था। न जाने क्यों उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था आरू का इस तरह से कपड़ा पहनना और सभी के सामने इतना ओपनली और फ्री होकर नाचना क्योंकि आरू के प्रति लोगों के गंदे कमेंट्स सुन न जाने क्यों उसे अपने दिल में एक चुभन और आंखों में गुस्सा उतर आता है। वह वहां से चला जाता है। तभी वह आरू को फिर से उन्हीं कपड़ों में देखता है और आरू इस समय ब्लैक रंग की शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसकी अच्छी खासी उसकी कमर दिख रही थी और ब्लैक कलर का वही पेंट था जिस पर उसने डांस किया था। ये देख उसको गुस्सा आ जाता है और वह उसे पकड़ खींच लेता है। पर अपने पास आने से उसके करीबी महसूस करते ही वह उसे कुछ कह नहीं पाता और जो सुकून उसे मिलने लगता है उस सुकून को महसूस करने लगता है। पर आरू का उसे गले लगाना उसे हैरान कर जाता है और साथ में गुस्सा कि आरू क्या किसी को भी इस तरह से गले लगाती होगी। ये सुनते ही वह आरू से कुछ कह नहीं पाता है। तभी आरू एक्साइटेड होते हुए, क्या तुम सच में हो, क्या तुम डेविल हो। ये सुनते ही अधिराज की आंखें छोटी हो जाती है और वह अपने आवाज को जितना नरम कर सकता था बोलता है, डेविल किसने कहा कि मैं डेविल हूँ। तभी आरू मुंह बनाते हुए, जैसे तुम उस दिन मेरे पास आए थे ना वैसे मेरे सपने में मेरा डेविल भी आता है और तुम्हें पता है ये बोलती है 1 मिनट। वह अचानक जोर से चिल्लाती है, बरखा, सोमू, प्रिया। उसकी इतनी तेज चिल्लाने से अधिराज उसके होठों पर अपने हाथों को रख देता है और थोड़े गुस्से में चिल्ला क्यों रही हो। तभी आरू बोलती है, तुम्हें पता है डेविल, किसी को भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ कि तुमने मुझे किस किया था। ये सुनते ही अधिराज की आंखें छोटी हो जाती है और वह बोलता है कि तुमने यह बात सबसे बताया। आरू बड़ी मासूमियत से हाँ में सिर हिलाती है। कमरे में अंधेरा था और गलियारे से रोशनी खिड़की के जरिए अंदर अच्छी खासी आ रही थी। अधिराज दीवार की तरफ था पर आरू के चेहरे पर पूरी रोशनी पड़ रही थी। तभी अधिराज कहता है, यू नो सम थिंग्स शुड नॉट बी टोल्ड। तभी आरू कहती है, मैंने सबको बताया और सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। फिर अपनी चमचमाती आंखों से अधिराज को देखते हुए, क्या तुम मुझे फिर से किस करने वाले हो। ये सुनते ही अधिराज की आंखें छोटी हो जाती है। ऐसा पहली बार था जो कम शब्दों में बात करने वाला इंसान वह आरू की बकबक को सुन रहा था और वह उसे सजा देने आया था और वह वहां उसकी मासूमियत में खोया था। अधिराज इस समय अपने पर्सनैलिटी के बिल्कुल उल्टा था। अगर कोई इसमें अधिराज को ऐसे देखा तो बिलीव नहीं कर पाता कि यह वही इंसान है जो दुनिया और लोगों की नजर में इतना बेरहम और एरोगेंट और जल्लाद इंसान है।
जो अपने दुश्मनों पर थोड़ा भी रहम नहीं खाता। तभी अधिराज उसके कमर पर अपनी पकड़ कसकर उसे अपने पास खींचते हुए, व्हाई डू यू वांट मी टू किस, क्यों तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं? क्या तुमने मेरे किस को एंजॉय किया था? ये सुनते ही आरू बोलती है, अरे नहीं बुद्धू, वह मैं ये कहने वाली थी, अगर तुम मुझे इस बार फिर से किस करना तो इस बार मेरे होठों पर बाइट जरूर करना। प्लीज डेविल किस के साथ मुझे बाइट भी करना। ये सुनते ही अधिराज उसे कसकर पकड़ते हुए, और तुम्हें ये बात किसने बताई? तभी आरू मासूमियत से बोलती है, मैंने जब सभी को बताया कि मुझे किसी ने किस किया और वह भी जबरदस्ती। तो मेरी बहन बोलती है, यदि जबरदस्ती कोई किस करता है तो या तो होंठ सूज जाते हैं या तो लिपस्टिक बिखरी होती है या तो कट लग जाती है। ये सुनते ही अधिराज आरू को ध्यान से देखने लगता है। वह ये देखना चाहता था क्या सच में आरू इतनी मासूम है या मासूम होने का नाटक कर रही है। वह बहुत ध्यान से आरू के चेहरे पर आते जाते हुए भाव को देख रहा था। तभी अधिराज बोलता है, यदि मैं तुम्हें इस बार किस करूंगा तो क्या तुम सबसे जाकर यह बात बताओगी? आरू अपने दांत दिखाते हुए, बताऊंगी नहीं दिखाऊंगी। ये सुनते ही अधिराज अपनी आंखें बंद कर लेता है और आरू को अपने सीने से लगा लेता है। ये सब वह क्या कर रहा था उसे खुद ही नहीं पता था, और वही आरू जो खुद को किसी के पास आने से वह उसकी हालत बद से बदतर कर देती थी। पर वह इस इंसान को दूर नहीं कर पा रही थी। तभी अधिराज उसके गालों को अपने हाथों में लेते हुए, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? आरू बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ ना में सिर हिलाती है। तो अधिराज पूछता है, क्यों? तभी आरू बोलती है, मैं किसी से नहीं डरती क्योंकि मैं बहुत ब्रेव हूं। पर वह इतना ही कह पाती है कि अधिराज उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए पर तभी आरू अपना थूम खटकते हुए, मुझे सिर्फ एक इंसान से डर लगता है, तुम किसी से बताना मत। उसकी मासूमियत देख अधिराज भी हाँ में सिर हिलाता है, जैसे उसके साथ ही बच्चा बन गया हो। तभी आरू बोलती है, पता है इस घर में एक बहुत बड़ा राक्षस और जल्लाद रहता है। तभी आरू बोलती है, वह कुछ सालों से यहाँ पर नहीं रहता था पर वह फिर से आ गया, तुम्हें पता है उसकी वह लाल आंखें कितनी ज्यादा डरावनी है। जब भी मैं उसको देख लेती हूँ तो मुझे रात के सपने में भी वह डरावनी आंखें आती है। ये सब बोलते ही यार हल्की सी कांपने लगती है। अधिराज आरू को अपने और पास लेते हुए उसके गालों पर अपने होठों फिराते हुए बड़े धीरे से बोलता है, क्या नाम है उसका जो तुम्हें डराता है? तभी आरू उससे दूर होकर उसे देखते हुए धीरे धीरे से, नाम लो वह जो हिटलर है ना, मेरा मतलब वह राधिका राजावत उनका बड़ा बेटा। ये सुनते ही अधिराज आरू को घूरकर देखने लगता है। तभी अधिराज बोलता है, और भला तुम्हें उससे डर क्यों लगता है? आरू उसके आगे कुछ बोल पाती तभी बरखा की आवाज आती है, आरू कहाँ है तू? ये सुनते ही आरू बोलती है, चलो चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ बरखा से। ये बोल वह उसे खींचने लगती है, पर तभी बरखा के बुलाने से वह उसे बरखा को बुलाने के लिए गैलरी में जाती है। बरखा उसे देख बोलती है, तेरा दिमाग खराब है, इतनी रात को तू क्या भूतों चुड़ैलों की तरह घूम रही है? मैं तुझे यहाँ कब से पिछले आधे घंटे से खोज रही हूँ। ये तू कमरे में क्या कर रही है? तभी आरू उसका हाथ खींचते हुए, चल मैं तुझे डेविल से मिलवाती हूँ। ये बोल वह देखती है कोई दिखता नहीं। तभी यह क्या वह कमरे की लाइट ऑन करती है तो वहाँ कोई नहीं रहता। यह महसूस करते ही आरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बरखा बोलती है, हो गया तो अपने सपने से बाहर आ, ये बोल उसे खींच कर ले जाती है। आरू के जाते ही पिलर के पीछे सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए अधिराज बाहर निकलता है और जाती हुई आरू को देखता है जो बार बार इधर उधर देख रही थी। तभी अधिराज बोलता है, ना नजरों को ऐसे फेरो, ये दिल में मासूमियत उतरती जा रही है। मत बन जाओ मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा कि तुम्हारी जिंदगी में कांटों से भरी महफिल हो जाए। तुम जुनून बनती जा रही हो मेरी, उससे पहले तुम्हें रोकना होगा खुद के इतने पास आने से। पर तुम्हारी यह घबराई आंखें कुछ अलग ही बता रही है, दिल लगी ना लगाओ हमसे, हमारी जिंदगी कांटों से भरी है जिस पर सिर्फ दर्द होगा। अधिराज किसी को फोन करता है उधर से, जी बॉस। तभी अधिराज इधर से बोलता है, मुझे कल सुबह तक इस पूरे घर का सीसीटीवी कैमरा चाहिए और इस वाले गैलरी का। ये सब बोलते हुए उसकी इस समय आंखें गुस्से से लाल थी। उसे आभास हो चुका था कि आरू के पीछे कोई था। ये बोल वह सिटी बजाते हुए वहां से निकल जाता है। एपिसोड 29, राधिका का अधिराज की शादी का ऐलान, प्रिया का भगाने का प्लान, बारात। अगली सुबह राजावत परिवार में एक अलग सुबह था क्योंकि आज इस घर की बेटी की शादी का दिन था। चारों तरफ शादी की तैयारी चल रही थी, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। अब भाई इतने बड़े खानदान की राजकुमारी की शादी जो थी, वही अंदर राधिका एक एक कर सभी पर चिल्लाए जा रही थी। पूजा अभी तक तुमने लहंगा नहीं मनवाया, कब मनवाने वाली हो? तभी पूजा अजीत को उनकी काफी देते हुए, भाभी आप क्यों परेशान होती है, लहंगा तैयार है, बस कुछ वक्त ही रह गया था जो मैंने कुछ नया सोचा था। बस वही लग रहा है 1 घंटे में आ जाएगा, आप परेशान ना हो। तभी दादी शिल्पा को बोलती है, और शिल्पा रानी तुम्हारा तो सारा सामान आ गया ना? नहीं वह क्या है ना, बाकी चाहे जैसा भी हो पर तुम्हारा हर चीज अप टू डेट रहना चाहिए। उनकी बात सुन पूजा हंस देती है तो शिल्पा उसे घुरते हुए बोलती है, माँ क्या आप मुझे ताना मार रही हैं? तभी दादी बोलती है, नहीं मैं भला ताना क्यों मारूं, अब जो सच्चाई है वही तो बता रही हूँ। ये सुनते ही शिल्पा का मुंह बन जाता है। तभी प्रीता अपने लहंगे लेते हुए पूजा के पास आती है और बोलती है, चाची देखो ना यह मेरी फिटिंग नहीं आ रही है, मैं कहाँ जाऊँ, कोई भी टेलर मुझे तुरंत बनाकर नहीं देगा। तभी पूजा बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने स्टाफ को बुला रही हूँ, जिसकी भी कपड़े में कोई भी दिक्कत होगी वही यहाँ पर तुरंत उसे फिटिंग कर देगा। ये सुन शिल्पा मुंह बनाते हुए बोलती है, आ गई अपनी फैशन डिजाइनर दिखाने वाले। तभी एक कुरियर वाला आता है और बोलता है, शिल्पा राजावत के नाम का करियर है। शिल्पा जाकर खुशी खुशी कुरियर लेती है और उसे एक्साइटेड होकर खोलती है तो उसमें साड़ी थी। तभी शिल्पा जब उस साड़ी को देखती है तो उसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा डिजाइनर ने उसकी साड़ी को नहीं बनाया था। दादी उसका मजाक उड़ाते हुए, लो तुम्हारा आ गया पसंदीदा फैशन डिजाइनर से कपड़ा। तभी एक दो स्टाफ और अंदर आता है और उसके साथ कई सारे बॉक्स रहता है। तभी राधिका जो सारे डेकोरेशन और खाने की चीज देख रही थी, अंदर आते हुए कई स्टाफ पर पड़ी तो वह पूजा की तरफ देख कुछ इशारा करती है तो पूजा हाँ में सिर हिलाती है। तभी पूजा अपने असिस्टेंट माधवी से बोलती है, माधवी मैंने तुम्हें जो कहा था वो तुमने लाया? माधवी हाँ मैं सिर हिलाती है और एक स्टाफ से बोलती है तो कई सारे कपड़े बॉक्स वहां पर रख देते हैं। उसमें से एक बॉक्स को खोलती है तो वह दादी को दिखाते हुए, दादी यह मैंने आपके लिए मंगवाया है, आपको यही पहनना है। दादी उस कपड़े को लेते हुए, ये तो बड़ी खूबसूरत है और काफी मुलायम भी। तभी दूसरा बॉक्स खोलकर पूजा राधिका को दिखाती है जिसमें ब्लू रंग की बड़ी खूबसूरत सी साड़ी थी जिस पर हैंड वर्क किया गया था। राधिका हाँ में से हिलाकर वहां से चली जाती है। ये देख पूजा का मुंह बन जाता है, धीरे से बड़बड़ाती है, खड़ूस मैंने इतनी मेहनत से और दिमाग से कितनी सारी डिजाइन लगाकर साड़ी और कपड़े तैयार करवाए हैं, तारीफ कर देती तो क्या ही चला जाता। दादी बेटा ऐसे लोगों से उम्मीद मत लगाओ जिसका मुंह हमेशा सड़ा रहता है। तभी वहां पर आदित्य नीचे आते हुए बोलता है, मेरी ब्यूटीफुल चाची, आपको यदि किसी से तारीफ लेनी है तो मेरी लीजिए, आपने क्या जबरदस्त मेरी शेरवानी तैयार करवाई है, आप दुनिया की बेस्ट डिजाइनर हो। ये सुनते ही पूजा मुस्कुराते हुए, थैंक यू। वही शिल्पा से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि एक तो उसका कपड़ा कुछ खास नहीं बना था, ऊपर से उन सभी के कपड़े देख उसे थोड़ा गिल्ट हो रहा था। वह सोचती है काश अपने ईगो को साइड रख वह उसे भी कपड़े बनवा लेती। शिल्पा का इस तरह से मुंह उतरा देख पूजा उनकी तरफ एक पैकेट बढ़ाते हुए बोलती है, भाभी यह आपके लिए। ये सुनते ही शिल्पा की आंखें चमक जाती है पर वह फिर से बड़े रोगेंट में बोलती है, मुझे तुम्हारे सामान की कोई जरूरत नहीं है। तभी पूजा वह पैकेट को लेते हुए, ठीक है यदि आपको नहीं जरूरत तो मैं ले जाती हूँ। उसे सामान को जाते देख अचानक शिल्पा झटके से पूजा के हाथ से ले लेती है और बोलती है, मैं किसी की दी हुई गिफ्ट को ऐसे वापस नहीं करती, चाहे जैसी भी हो पर गिफ्ट गिफ्ट होता है। सभी शिल्पा की बातें सुन नागवारी में सिर हिला देते हैं जैसे कह रहे हो सामान भी लेना है और बुराई भी करना है और मनाना भी नहीं है और ईगो भी सामने रखना है। शिल्पा जैसे ही उस पैकेट को खोलती है उसमें काफी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की ग्रीन रंग की साड़ी होती है। ऊपर से लुक को देखकर ही उस साड़ी की खूबसूरती का कीमत लगाया जा सकता था। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसको ऐसे देख सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी दादी पूछती है, बेटा देख बॉक्स किसका है? पूजा उसे बॉक्स को देख थोड़ी संकुचा जाती है, फिर बोलती है, दादी यह एक एक्स्ट्रा लहंगा है। तभी शिल्पा बोलती है, जरा इसे खोलो। पूजा जब वह खोलती है तो उस लहंगे को देख सभी की आंखें बाहर आने की होती है। पूरे लहंगे जो कि मैरून कलर का था, जिस पर गोल्ड की तार से उस पर वर्क किया गया था और काफी बारीक कढ़ाई के साथ साथ बहुत महंगे महंगे मोती लगे थे। बीच बीच में डायमंड भी लगे थे जो उस लहंगे की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। शायद उस लहंगे की कीमत 40 से 50 लाख से कम नहीं होगी। इतना महंगा लहंगा किसके लिए है? दादी पूछती है। तभी राधिका जी आते हुए, यह मैंने मंगाया है। इससे ज्यादा कोई सवाल? राधिका की इतनी तेज आवाज सुन कोई कुछ नहीं बोलता। वही आरू और प्रियांशु इस समय एक साथ प्रियांशु के रूम में बैठे थे। दोनों ही मोबाइल पर टकटकी लगाए बैठे थे जैसे किसी की कॉल आने का इंतजार कर रहे हैं।
तभी उस फोन का रिंग बजता है। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत फोन को रिसीव कर स्पीकर पर डाल देते हैं। उधर से एक आवाज आती है, हेलो। इधर से आरू बोलती है, हाँ हम तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहे थे। तभी उधर से कुछ रुककर, जैसा हमने प्लान किया है वैसा ही तुम लोग करो, मैं नीचे इंतजार करूंगा। ये सुनते ही दोनों फोन रख देते हैं और एक दूसरे को देखकर बोलते हैं, चल ये बात हम दीदी से बताते हैं। तभी प्रियो बोलता है, यार रवित ये हम सब कैसे करेंगे। कुछ सोचते हुए, चल मेरे पास एक आइडिया है। ये बोल वह निकल कर छुपाते छुपाते दोनों एक कमरे में जाते हैं और जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं। वह देखते हैं तो वहां का कमरा खाली था। तभी उन्हें बालकनी से किसी के सिसकने की आवाज आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर वहां पर जाते हैं तो देखते हैं रिया की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह सिस रही है। भी अपने पीछे किसी का आभास होते ही वो तुरंत उठकर बैठ जाती है और बोलती है, तुम दोनों को क्या हुआ। तभी आरू उसका हाथ पकड़ते हुए, दिया परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। ये सुनते ही रिया ना समझ में देखती है तो वह दोनों रिया को सारा प्लान समझाने लगते हैं। ये सुनते ही रिया आरू के गले लग जाती है और बोलती है, थैंक यू, और अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर तुम दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी। तभी प्रियांशु बोलता है, दिया आप मेरी बहन हो और आपका यदि उस इंसान से शादी करने की इच्छा नहीं है, हालांकि वह हैंडसम है, गुड लुकिंग है, पर आप जिससे प्यार करते हो आपकी शादी उसी से होगी। रिया प्रियांशु के गले लग जाती है। रात के वक्त सारी तैयारी हो चली थी, पूरा मंडप सज चुका था, मेहमान भी आ चुके थे। अधिराज वैभव हर कोई वहां पर आ चुका था। अधिराज इस समय लोगों से मीटिंग कर रहा था, या यूं कहा जाए हर कोई उसे देख सिर्फ अपनी बिजनेस से बात को छेड़ रहा था ताकि उन्हें एक मौका मिल जाए राजावत कॉर्पोरेशन से जुड़ने का। वही गिरवाल फैमिली भी वहां पर आ चुकी थी, सारे मेहमान भी आ चुके थे, पर सभी के आपस में कानाफूसी चल रहे थे, क्योंकि कानाफूसी की वजह ये थी वहां पर मंडप एक नहीं दो लगा था। ये देख सभी हैरान और परेशान थे कि शादी तो एक लड़की की है तो मंडप दो क्यों है। तभी राधिका जी वहां पर बड़े ही एरोगेंट तरीके से वहां पर दाखिल होती है। राधिका को देख सभी शांत हो जाते हैं, शायद सभी यह समझ जाते हैं कि वह उनके सवालों का जवाब ही देने आई होगी। तभी राधिका अपने हाथों में माइक लिए बोलता है, हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पिछले हफ्ते एक बात कही थी, वह अनाउंसमेंट ये था कि मैं अपने होने वाली बहू का इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। पर मैं इंट्रोड्यूस के साथ साथ आज अपने बेटे की इस खूबसूरत मुहूर्त पर शादी करना चाहती हूँ। सभी आपस में एक बात करने लगते हैं। रचना अमित की तरह देखते हुए, क्या आपको ये बात पता थी। अमित जो परेशान था वह बस इतना ही कहता है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि वह अपने किसी बिजनेस पार्टनर से अपने बड़े बेटे की शादी करना चाहती है। तभी सभी को बाजे गाजे की आवाज सुनाई देती है। अभी बारात घर तक पहुंचने में टाइम था। राधिका सभी के एक्सक्यूज मी बोल वहां से चली जाती है, पर अधिराज जो जब से यह सुना था कि उसकी मां क्या कही है, उसका गुस्सा अपने आप से बाहर जाने लगा था। उसे समझ नहीं आता कि उसकी मां उससे बिना पूछे कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकती है। वह अपनी मां से बात करने के लिए उनके पीछे उनके कमरे में चला जाता है। वह जैसे ही अपनी मां के कमरे में जाता है, वह गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, राधिका राजावत, लगता है मेरे चुप रहने और मेरे सीधे का कुछ ज्यादा ही आप फायदा उठा रही हैं। राधिका उसकी तेज आवाज सुन उससे थोड़ी ऊंची आवाज में बोलता है, जब आपने शादी के लिए हाँ बोल दिया है और वह भी हमारी पसंद की लड़की से, तो शादी आज हो चाहे कल, इससे क्या फर्क पड़ता है। अधिराज गुस्सा होते हुए, क्या आपने उस लड़की को मेरे बारे में बताया है या फिर पैसे की लालची लड़की को अपने घर में ला रही है। तभी राधिका बोलती है, लड़की चाहे जैसी भी हो, मैंने उसे पसंद किया है और उसी के साथ आपकी शादी होकर रहेगी। तभी अधिराज गुस्से में वही रखा पात को फेंकते हुए, शादी में कुछ गलत ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं शांत बैठा हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे गुस्सा को हवा देती रहे। तभी राधिका भी तेज आवाज में, अधिराज आपको यह शादी करनी पड़ेगी, जिससे कहूंगी उससे नहीं तो। अधिराज बात बीच में काटते हुए, नहीं तो क्या। राधिका तिरछी मुस्कुराहट के साथ, एक ऐसा राज मुझे पता है जो आपको भी नहीं पता। अधिराज उनकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। आखिर ऐसा क्या था जो उसे नहीं पता। उसे ये बात तो उसे पता है कि उसकी मां शायद उससे भी 2 कदम आगे है, पर फिर भी वह सब कुछ जानता था। तभी अधिराज गरजते हुए, क्या आपने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है या मुझे वह बच्चा जो आप अपनी बातों में मुझे फुसलाने की कोशिश करेगी। तभी राधिका चेयर पर बैठते हुए, मैं आपको अपनी बातों में लेने की बहुत कोशिश की थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आपने वही किया जो आपकी मर्जी थी, पर शायद भगवान की मर्जी थी जो आप मुझे वापस मिले, पर शायद वापस मिले भी तो किसी दूसरे रूप में। अधिराज उनको देखते हुए, कहना क्या चाहती हैं आप। राधिका अधिराज को देखते हुए, मैं जानती हूँ आप इस शादी के लिए मानेंगे नहीं, पर आपकी ऐसी एक चीज है मेरे पास है जो शायद मैं आपको कभी नहीं बताना चाहती थी। अधिराज राधिका से, मिसेज राजावत, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, इसलिए बात को घुमाने से ज्यादा डायरेक्ट बातों पर आएं। राधिका चेयर पर बैठते हुए, दीप्ति जिंदा है। ये सुनते ही अधिराज एक पल के लिए अपने कदम एकदम से लड़खड़ा जाता है और वह हैरानी से अपनी मां को देखने लगता है। वह उसके आगे कुछ पूछ पाता। तभी राधिका कहती है, यह मत सोचिएगा कि आपको शादी करने के लिए मैं कोई झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि यह बात आपको अच्छे से पता है, मैं झूठ नहीं बोलती। तो इससे ज्यादा जानने के लिए पहले वो काम करिए जो मैं चाहती हूँ। अधिराज की आंखें लाल हो जाती है और वह गुस्से में वहां से निकल जाता है। जाते जाते राधिका बोलती है, आपके रूम में आपकी शेरवानी रखी है, उसे पहन लीजिएगा। अधिराज जोर से दरवाजा बंद करते हुए बाहर चला जाता है। राधिका टेबल पर रखे पेन को गोल गोल घुमाते हुए बोलती है, आपको तो मैंने सीसी में उतार लिया, अब बारी उनकी है जो आपसे भी टेढ़ी खीर है। ये बोल उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। एपिसोड 30, आरू और अधिराज की हुई शादी। राधिका की चाल, रचना बेहोश। अब आगे, अधिराज राधिका की यह कहे जाने पर कि उसे यह शादी करनी होगी, वह गुस्से में वहां से निकल जाता। वह पूरी दुनिया से तो लड़ सकता था, पर अपनी मां से कैसे लड़े। वह अपने कमरे में गुस्से में चला जाता है और इस समय वह अपने बालकनी में जा सोफे पर बैठ जाता है और अपने जब से सिगरेट निकाल लगातार उसकी कश लेने लगता है। उसकी आंखें इस समय बेहद लाल और गुस्से से कपकपा रही थी। वह आंखें बंद कर सिगरेट पिए जा रहा था, जैसे वह अपना उस सिगरेट के जरिए टेंशन कम कर रहा हो। उसके दिमाग में राधिका की सिर्फ यही बात घूम रही थी कि दीप्ति जिंदा है। ये सब सोचते ही उसका दिल अजीब से धड़कने लगता है। तभी उसे आरू का चेहरा नजर आता है और जो उसके काफी करीब था। उसकी वह मासूमियत, उसकी वह नीली आंखों से टुकुर टुकुर देखना, उसे वह बिना झिझक बातें करना। पर तभी फिर से उसे राधिका की वह कही बातें याद आने लगती है। दीप्ति जिंदा है, ये सब सुन उसके दिमाग में एक मिक्स फीलिंग चलने लगती है। वह अपनी आंखें बंद करता है तो उसे एक लड़की दिखती है जिसने व्हाइट कलर की सूट पहना हुआ था, हाथों में सिल्वर चूड़ियां। वह लड़की उसे पूरे ग्राउंड पर भागते हुए खिलखिलाते हुए बोलती है, राज आप हमें नहीं पकड़ पाएंगे, आपको नहीं पता हम चैंपियन है, चैंपियन। ये बोल वह लड़की भागने लगती है, वही उसके पीछे एक लड़का भागता है। तभी अचानक अधिराज के दिमाग में आरू का चेहरा नजर आता है और उसकी वह नीली आंखें जो बड़ी मासूमियत से उसकी आंखों में देख रही थी, और वह उसे बेहद प्यारी आवाज में बोलती है, डेविल तुम बुरे हो। इतनी ज्यादा उसके दिमाग में यह मिक्स फीलिंग चलने लगती है कि उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। अचानक वह बहुत जोर से चिल्लाकर जोर से वही दीवार पर मारता है, मेरे दिमाग से कोई नहीं खेल सकता, मैं अधिराज सिंह राजावत हूँ, मैं जो चाहूंगा मेरा मन वही करेगा और तुम इस तरह से मेरे दिमाग में हावी नहीं हो सकती मिस नॉन स्टॉप। आई नो मैंने पहला कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाया, पर यदि सच में वह जिंदा है तो तुम वह जगह कभी नहीं ले पाओगी, और शायद यही वजह है तुमसे दूर रहने का ये शादी। ये कह वह अंदर चला जाता है। अंदर जाता है तो बैग पर एक शेरवानी रखा था। वह उसे देख बोलता है, तुम तक पहुंचने के लिए यदि मुझे इस रास्ते से गुजरना पड़े तो मुझे वह भी मंजूर है। ये बोल शेरवानी उठाकर वॉशरूम में चला जाता है। वही नीचे रचना इधर उधर देखते हुए बरखा के पास जाती है और बोलती है, तुम्हारी बहन कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही है, मैं जब से आई हूँ तब से उसका कोई अता पता नहीं है। तभी बरखा बोलती है, मां हो सकता है कि वह प्रियांशु के साथ खाने में लगी हो, आपको पता ही है वह कितनी बड़ी पेटू है। रचना जी नागवारी में सर हिलाते हुए, इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी बारात बाहर द्वार पर आ चुकी थी। तभी विक्रम जी इधर उधर देखते हुए अजीत को आवाज लगाते हुए, जीत जाओ अपनी भाभी को बुलाकर लाओ, बारात द्वार पर आ चुकी है। अजीत हाँ में सिर हिला देता है। तभी उसे आदित्य अंदर घबराहट से जाता हुआ दिखता है। ये देख वह आदित्य को रोकते हुए बोलते हैं, आदित्य जाओ बेटा, बड़ी मां को भेज दो और कह दो बारात द्वार पर आ चुकी है और हम सभी स्वागत के लिए जा रहे हैं। आदित्य अपनी घबराहट छुपाते हुए हाँ में सिर हिलाता है और वो तुरंत अंदर भागते हुए जाता है। अंदर राधिका जी अभी भी अपने उसी चेयर पर बैठी थी और उनके हाथों में पेन को लगातार मूव कर रही थी, जैसे वह किसी सोच में गुम हो। तभी उनका दरवाजा कोई घबराहट में कोई खोलता है तो अंदर बड़ी सी चेयर पर राधिका जी उल्टी दिशा में बैठी हुई थी। आदित्य, बड़ी मां बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। राधिका लगातार अपनी पेन को घुमाई जा रही थी। तभी आदित्य बोलता है, रिया घर से गायब है।
ये सुनते ही राधिका के पेन रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वह बोलती है, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द गेम। यह सुन आदित्य ना समझी में उन्हें देखने लगता है। वहीं नीचे राधिका के ना आने पर लोग बारात को ज्यादा देर तक द्वार पर खड़ा नहीं कर सकते थे, इसलिए सभी लोग बारातियों का स्वागत करते हैं। अब तक अनिरुद्ध की फैमिली को भी पता चल चुका था कि आज 2 शादियां होने वाली है, एक अधिराज की। अनिरुद्ध काफी परेशान था, आखिर उसकी शादी होने वाली किससे है। लगभग 1 घंटा बीत चुका था और अभी तक ना ही दुल्हन नहीं राधिका जी का आता पता था। आदित्य के यह कहे जाने पर कोई मन्नत के अनुसार राधिका जी को शादी के फेरे के पहले उन्हें उसे मंदिर जाकर दर्शन करके आना था, इसलिए वह वहां पर गई है। सभी लोगों के बीच में कानाफूसी होने लगती है। रचना भी ये देख मन में बोली, आखिर यह हो क्या रहा है। वही शिल्पा मुंह बनाते हुए बोलती है, माँ ऐसी कौन सी मन्नत है जो हमें नहीं पता और दीदी अकेले अकेले ही करने चली गई है। तभी दादी उसको घूरते हुए बोलती है, अगर इतना ही मुझे पता होता तो तुम्हारे मन की कीड़ा को जरूर शांत कर देती, पर अफसोस मुझे भी कुछ नहीं पता। अब धीरे धीरे सभी की आपस में बातें होने लगी थी, तभी अचानक वहां पर अधिराज आ जाता है। अधिराज को देख सभी हैरान हो जाते हैं। अधिराज इस समय गोल्डन कलर के शेरवानी में पूरे राजा और महाराजाओं की तरह लग रहा था। उसकी आंखें इस समय बिना भाव और गुस्से से धधक रही थी, जैसे कोई भी देखे तो एक पल के डर जाए। कोई कुछ उससे पूछता ही नहीं है। तभी पीछे से पायलों की आवाज सुनाई देती है। सभी की नजर उस तरफ जाती है तो वहां पर राधिका चेहरे पर एक स्माइल लिए अपने साथ 2 दुल्हन को लेकर आ रही थी। ये देख सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी अधिराज बिना भाव के जाकर अग्नि के पास बैठ जाता है, जहां पर एक मंडप लगा था। वहीं दूसरी तरफ बिना ज्यादा सवाल जवाब किए अनिरुद्ध जाकर वहां पर बैठ जाता है। सभी सोचने लगते हैं, आखिर कौन है ये लड़की जिसकी शादी अधिराज की होने वाली है। एक दुल्हन को अनिरुद्ध के पास बैठाया जाता है तो दूसरी दुल्हन को अधिराज के पास बैठाया जाता है। धीरेन्द्र जी एक नजर राधिका को देखते हैं तो राधिका आंखों से इशारा कर देती है, जिसे समझ धीरेन्द्र एक गहरी सांस लेते हैं और राजन को देखते हैं जिसकी पकड़ अपने पकड़े डंडे पर कसी हुई थी। वही राधिका के इशारे पर पंडित जी अपना मंत्र शुरू कर देते हैं। दोनों ही मंडप में 2 पंडित बैठे हुए थे और जो जोर जोर से शादी की विधि शुरू हो गई थी। वही न जाने क्यों रचना को एक घबराहट सी हो रही थी, पर वह इस घबराहट को समझ नहीं पा रही थी। तभी रचना जी की नजर अधिराज पर जाती है तो वह अपने बगल में खड़े अमित को देख बोलती है, न जाने किस लड़की की किस्मत फूटी होगी जो ऐसे आदमी से उसकी शादी होगी। ये सुन अमित कुछ बोल नहीं पाते हैं। दोनों ही दुल्हन में कोई आवाज नहीं था, दोनों ही चुपचाप जैसे पंडित जी कहते जा रहे थे वैसे करती जा रही थी। दोनों के ही सिर पर घूंघट था, क्योंकि यह एक राजपूताना की शादी थी जहां पर इस तरह से घूंघट खोलकर शादी नहीं कराया जा सकता था। धीरे धीरे गठबंधन की बारी आती है, तभी राधिका जी जाकर उन दोनों का गठबंधन अपने हाथों से करती है। वहीं कुछ देर बाद मंत्रों के बाद फेरे होते हैं। राधिका जाकर पूजा को इशारा करती है तो पूजा बारी बारी से दोनों दुल्हन को उठकर फेरे लेने को बोलती है। धीरे धीरे फेरे भी हो जाते हैं। उसके बाद गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर इस घूंघट में ही पहना दिया जाता है। कुछ देर बाद पंडित जी बोलते हैं, शादी संपन्न हुई, आप सभी अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। आप दोनों जोड़ी हमेशा सलामत रहेंगी। यह मुहूर्त बहुत कम लोगों के नसीब में होती है। उसका इतना ही कहना था कि अधिराज अपने सर से अपना सेहरा वही जमीन पर फेंकता है और वह वहां से तुरंत निकल जाता है। वैभव भी देख उसके पीछे हो जाता है। स्वरा जो आई हुई थी वह इस शॉकिंग न्यूज से ही हैरान थी कि अधिराज की शादी हो रही है, पर वह कुछ भी नहीं पूछ पाती। जब तक वैभव अधिराज के पास जा पाता, अधिराज अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में कर वहां से निकल जाता है। ये देख सभी आपस में फिर से बातें करने लगते हैं। सभी के ऐसे बात करते समय राधिका सबके पास आती है और हाथ जोड़ते हुए बोलती है, आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी हमारी शादी में नए शामिल हुए, इसका हमें बहुत खुशी है। पर अब इसके बाद ये हमारे घर का मामला है और घर का कार्यक्रम है, अब आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। पर हाँ, आप सभी कल के रिसेप्शन में आना ना भूले और बहू की मुंह दिखाई जरूर करेंगे। राधिका ऐसी बात रखती है कि किसी के पास कुछ कहने को शब्द नहीं बचता, क्योंकि राधिका के कहे अनुसार सभी यही मतलब निकालने वाले थे कि राधिका अपने बहू को नहीं दिखाना चाहती। सभी उनकी बातों को मानते हुए वहां से धीरे धीरे चले जाते हैं। तभी बरखा और सौम्यता परेशान होते हुए रचना के पास आती है और बोलती है, माँ हमें आरू कहीं नहीं दिख रही है। ये सुनते ही रचना के चेहरे पर डर दिखने लगता है कि रचना अमित जी के पास जाती हुई, सुनिए आरू को मैं जब से आई हूँ तब से वह मुझे नहीं दिख रही है, आखिर वह है कहाँ पर। वही श्वेता जी आकर राधिका से बोलती है, राधिका उस समय तो हमने कुछ नहीं पूछा, इसकी वजह यही थी आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। पर अब तो हमें पूछने का हक है कि आखिर अचानक आपने ये कैसे फैसला लिया कि शादी करनी है, और शादी करने तो है तो आखिर लड़की कौन है, क्या हमें उसे देखने की भी इजाजत नहीं है। राधिका श्वेता को देखते हुए, बिल्कुल देखने की इजाजत है, ये बोल वह रचना के पास जाकर खड़ी हो जाती है और रचना के चेहरे पर आंसू और घबराहट देख बोलती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है मिसेज गिरवाल, आपकी बेटी सुरक्षित है। ये सुनते ही रचना उन्हें ना समझी में देखने लगती है। तभी राधिका बोलती है, आपकी बेटी अब हमारी जिम्मेदारी है और उसे कोई छू भी नहीं सकता, वह आज से आरू अधिराज सिंह राजावत है। ये सुनते ही जैसे रचना पर पहाड़ टूट पड़ता है और वह खुद को सांत्वना देती है, शायद उसने गलत सुना हो। वह राधिका से बोलती है, कहना क्या चाहती है आप, और यह कौन सा नया मजाक है, जहां तक मैं जानती हूं आपको मजाक नहीं पसंद, तो फिर यह क्या है। तभी राधिका पूरे एटीट्यूड से, जी हाँ मुझे सच में मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए तो मैंने सच्चाई कहा। ये सुनते ही रचना के पैर कांप जाते हैं। वहां पर खड़े हर किसी के चेहरे पर एक क्वेश्चन की लकीर खींच जाती है। तभी ये सुन बरखा हड़बड़ाकर उस मंडप में जाती है जहां पर अधिराज उस दुल्हन को छोड़कर चला गया था। वह जाकर उस दुल्हन का चेहरा सबके सामने खोल देती है। सबकी नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, सभी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, आरू। रचना जी अपने कांपते हुए शरीर को धीरे से मोड़ उस लड़की की तरफ देखने के लिए मुड़ती है। तभी सामने आरू को दुल्हन के लिबास में देख वह बेहोशी की हालत में चली जाती है। वह गिर पाती तभी अमित जी पकड़ लेते हैं और जो बुद्ध बने आरू खड़ी थी उसके मुंह से अचानक चीख निकल जाती है, मां। वह दौड़कर उनकी तरफ जाती है, तब तक रचना की बेहोश हो चुकी थी। धन्यवाद। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। उसकी तरफ बढ़ता